हम लोगों ने कहानी छोड़ी थी चैप्टर नंबर 1 के एंड के करीब पहुंच के कि ये वाली बातें तो चैप्टर 2 की हैं, ये 1 में क्या कर रही हैं। तो चैप्टर 1 में कंपनियों की टाइप्स डिफरेंट तरह की, फिर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट और अथॉरिटीज़, ये डिस्कशन की थी। और एंड पे जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड पोर्शन था वो हमने छोड़ दिया था और हमने कहा था कि हम उसको इस चैप्टर 2 के साथ जोड़ के देखेंगे। तो आज का टारगेट चैप्टर 2, जिसके साथ थोड़ा सा चैप्टर 1 वाली बातें जो कि यहीं होनी चाहिए थी, और फिर चैप्टर 5 जो कि बड़ा छोटा सा एक मासूम सा चैप्टर है। शुरू करते हैं। वही चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट जो कि हमने चैप्टर 2 में डिस्कस करने थे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, इनकॉर्पोरेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों कोई कंपनी रजिस्टर कराता है। सीधा सा जवाब ये है कि लोग अपनी खुशी से ये चाहते हैं कि वो लिमिटेड लाइबिलिटी की तरफ जाए। पार्टनरशिप्स वगैरह जो होती हैं उनकी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमें कंपनी बना लें, उससे हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। फिर वो दूसरा फ़ायदा सेपरेट लीगल ओनरशिप का, जैसे मैंने कहा था ना कि कंपनी के नाम पे सारे खर्चे हो रहे होंगे, बंदा जो है वो अपने आधे काम तो सीधे कर लेगा। तो कुछ लोग अपनी खुशी से कंपनी बनाते हैं, लेकिन एक सेक्शन है जो कहता है कि जी आप चाहो या ना चाहो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, ऑब्लिगेशन है आपको कि आपने रजिस्टर होना है। अब क्यों रजिस्टर होना है, वो कहते हैं कोई भी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर 20 से ऊपर हो तो उन पर वाजिब है कि वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो। इसका मतलब है पार्टनरशिप अगर 5, 6, 10, 12 बंदों से चल रही है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर एक पार्टनरशिप 20 से ऊपर चली गई है तो उसको लाजमी रजिस्टर होना पड़ जाएगा एज अ कंपनी। तो ये वो मजबूरी है जिसके लिए लोग कंपनी में आएंगे, और अपनी खुशी से हमने कहा कि लिमिटेड लाइबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए लोग आएंगे। अब जब मजबूरी है तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ जगह पे आप 20 से ऊपर चले भी जाएं तो भी मजबूरी नहीं है। जॉइंट फैमिली, एक ही फैमिली है, उसमें दादा पोते बेटे वो सारे के सारे मिलके जो है वो बिज़नेस के अंदर शामिल हैं, वो भले 20 से ऊपर हो क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन उसकी ज़रूरी नहीं है। फिर इसमें एक एक्सेप्शन आती है 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज़। अगर 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज़ मिलकर बिजनेस कर रही हैं तो उसमें रूल ये है कि 20 बंदों की काउंटिंग हमने बच्चों को माइनस करके करनी है, माइनस को एक्सक्लूड करेंगे। अगर बड़े मिलके 20 के अंदर अंदर रहते हैं और माइनर डाल के 20 से ऊपर जा रहे थे तो फिर ठीक है, चलेगा, ये अलाउड है। 2 या 2 से ज़्यादा फैमिलीज़ की अगर आपस में जॉइंट वेंचर हो तो उसमें 20 से ऊपर बच्चों को डाल के अगर जा रहे हैं तो खैर है। बच्चों को निकाल के अगर वो 20 से नीचे हैं तो इसका मतलब है उनको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं अगर आप किसी और लॉ में रजिस्टर हैं पाकिस्तान में तो फिर आपको इसमें रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग कंपनी के लॉ में रजिस्टर है, इंश्योरेंस के लॉ में रजिस्टर है, उन्हें कहा पार्टनरशिप के अलावा किसी भी लॉ में आप रजिस्टर हो तो आपको यहाँ रजिस्टर होने की अलग से ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप के लॉ में रजिस्टर हैं, बहरहाल आपको कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना पड़ेगा। और आखिरी चीज़ है प्रोफेशनल्स। वो प्रोफेशनल्स जो कि लॉयर, अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, इस तरह के लोग जो कि जिनका प्रोफेशन उनको इजाज़त नहीं देता कि आपने एक कंपनी बनाना है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करते हुए लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं ले सकते आप। तो वो ऐसे प्रोफेशंस जिसके अंदर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी अलाउड ना हो, या वो प्रोफेशनल्स जिनका प्रोफेशन उनको इस तरह से अलाउ नहीं कर रहा, तो वो प्रोफेशनल्स 20 से ऊपर भी होंगे तो उनको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी फील्ड के रूल्स को फॉलो करेंगे। डन। छोटी छोटी सी बातें, थोड़ा सा पेस तेज करते हैं। कंपनी कैसे बनाएं? कंपनी बनाने के लिए कम से कम कुछ बंदे इकट्ठे करने होंगे। सिंगल मेंबर कंपनी 1 बंदे से बन जाएगी, प्राइवेट कंपनी 2 बंदों से, और पब्लिक कंपनी कम से कम 3 बंदों से। ये इकट्ठे होंगे और मिलकर कंपनी बनाएंगे। किसी भी टाइम पे आपको इस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे नहीं जाना, लेकिन सिंगल मेंबर कंपनी में एक मसला ये है कि 1 से नीचे हुए तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। तो सिंगल मेंबर कंपनी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एक नॉमिनी नामजद करेगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे लीगल वर्सा तक, जायदाद, एसेट, शेयर ट्रांसफ़र होने तक ये बंदा मेरा केयर टेकर होगा। तो अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है तो फॉर द टाइम बीइंग वो नॉमिनी आएगा, कंपनी को सक्सेसर्स के हवाले करेगा और चला जाएगा। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन मोड ऑफ फॉर्मिंग का कंपनी के ऊपर है। देन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर आप नीचे पे ऑपरेट कर रहे हैं तो होगा क्या? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमने पढ़ा एसएमसी में 1 है, 1 से नीचे तो 0 हो जाएगा। वो तो हमने देख लिया कि वो नॉमिनी वगैरह बना ले। अगर प्राइवेट कंपनी जिसमें 2 होते हैं, या बाकी कंपनियां जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं, ये इससे अगर नीचे पे चले जाए तो फिर क्या होगा? रूल ये है कि अगर आप मिनिमम से नीचे चले गए तो हो सकता है अचानक से चले गए हो। भाई 3 बंदे थे, एक बंदे की अचानक से डेथ हो गई और उसके बच्चों को भी शेयर ट्रांसफ़र नहीं हुए और इसमें प्रोसेस में 2, 2.5, 3 महीने लग गए। ठीक है, अलाउड है। 180 दिन तक अगर आप मिनिमम से नीचे पे ऑपरेट कर रहे हैं चलेगा,
लेकिन अगर 180 दिन से ऊपर हो गए और आप मिनिमम से नीचे ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर हर वो बंदा जो उस दौरान कंपनी का मेंबर था वो पर्सनली लायबल होगा उन सारे डेट्स के लिए। अजम्पशन ये है कि उसको नॉलेज ऑफ द फैक्ट होना चाहिए, उसको पता हो कि हम मिनिमम से नीचे चले गए हैं, यानी कि उस डेथ का पता हो बाकी मेंबर्स को। तो अगर एक कंपनी मिनिमम से नीचे चली जाए, अब जो चंद बातें ध्यान में रखनी है, कंपनी मिनिमम से नीचे चली जाए, दिन 180 से ऊपर हो चुके हो, तो तमाम वो मेंबर्स जो उस मिनिमम से नीचे पे ऑपरेट कर रहे थे, प्राइवेट कंपनी 2 से नीचे पे ऑपरेट कर रही थी तो एक बंदा होगा, पब्लिक कंपनी 3 से नीचे पे ऑपरेट कर रही है 2 बंदे होंगे या एक बंदा होगा, तो वो 2 बंदे या एक बंदा जो कि उस वक्त मिनिमम से नीचे ऑपरेट कर रहे थे वो 180 दिन या उससे आगे जितना भी टाइम एक्सटेंड हुआ उस दौरान होने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पर्सनली लायबल हो जाएंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि 180 दिन जब तक नहीं होते तब तक जुर्म साबित नहीं होगा। 179 डेज तक आप मिनिमम से नीचे रहे और 179 डे के शाम में हो गए पूरे तो किसी ने कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन अगर 180 दिन से ऊपर हो गई कहानी तो इसका मतलब अब आपने बुरा कर दिया। अब जब आपने बुरा किया तो ये 180 दिन के बाद से पर्सनली लायबल नहीं होंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब से कंपनी मिनिमम से नीचे हुई थी तब से लेके अब तक लायबल होंगे। ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखते हैं, जिसमें जब सिनेरियो आता है, सिचुएशन आती है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रूल है और उसमें एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स हैं। तो क्या ये बात समझ आ रही है? छोटे छोटे से सेक्शंस हैं। अब कंपनी को रजिस्टर कराने की बात करते हैं। टेक्निकली चैप्टर 1 चैप्टर 2 की जो मिक्सिंग है, अब वो थोड़ी देर मिक्सिंग रहेगी और फिर हम चैप्टर 2 में एंटर हो जाएंगे। बीच में 1-2 ऐसी स्लाइड्स हैं जो मैंने तरतीब से थोड़ी सी आगे पीछे करके रखी हुई है। स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी रजिस्टर करवानी है तो उसके स्टेप्स क्या हैं। कंपनी जो रजिस्टर करवाते हैं ना, वो कुछ लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर का मतलब है जो जोशो खरोश दिखा रहे हैं, वो 6 फैमिली मेम्बर जो अपनी कंपनी बनाना चाह रहे हैं, वो 5 दोस्त जो कहते हैं कि हमारी खुद की कंपनी होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम लोगों को जो ये चाहते हैं कि खुद की एक कंपनी हो, वो प्रोमोटर्स होते हैं। फिर क्या होगा, प्रोमोटर्स अपने इस आइडिया पे काम करेंगे और सोचेंगे कि हम एक कंपनी बनाते हैं। फिर कंपनी का एक अच्छा सा नाम चूज़ करेंगे, फिर नाम के मसलों मसाइल देखेंगे, इसमें कोई मसला तो नहीं, रुकावट तो नहीं है, इस तरह से तो नहीं है, ओके। फिर क्या करेंगे, वो 2 डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, मेमोरेंडम और आर्टिकल। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स कि उसमें क्या होता है, और नेम के ऊपर भी डिस्कशन है। यानी ये सारे स्टेप्स एक्सप्लेन हुए हैं, उनमें से 1-2 स्टेप पिछले चैप्टर में भी डिस्कशन थी, मैं इकट्ठे इसको डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा सा नेम चूज़ करेंगे, मेमोरेंडम बनाएंगे, आर्टिकल्स बनाएंगे। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद रजिस्ट्रार को जमा करा देंगे और उसके साथ एक डिक्लेरेशन दे देंगे कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा किया है, आप हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दो। रजिस्ट्रार आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें हमने थोड़ी सी डिबेट करनी है कि इन स्टेप्स में क्या हो रहा है। प्रोमोटर्स जिस दिन कंपनी को रजिस्टर करा देंगे और जिस दिन उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, तो जिन जिन लोगों का नाम आपने लिखा था इन डॉक्यूमेंट्स में कि ये कंपनी के सबसे पहले मालिक होंगे, वो बन जाएंगे कंपनी के पहले पहले ओनर्स। इसका मतलब है कि प्रोमोटर में और ओनर में फ़र्क है। प्रोमोटर का मतलब है कि शायद हमारा वो दोस्त भी जो हमारे साथ बड़े जोशो खरोश में था, यार तुम लोगों की कंपनी रजिस्टर करानी है, जगह जगह उसने खर्चे किए, हमें साथ साथ लेके फिरा, हमारे प्रोसेस उसको देखा, जो जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो जो ये ख्वाहिश रखता है कि कंपनी बने, वो कहलाता है प्रोमोटर। बट इनमें से वो लोग जो एक्चुअल में मेमोरेंडम और आर्टिकल के नीचे नाम शाम लिख के साइन अपना डिटेल्स दे के बैठते हैं ना, वो कहलाते हैं सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स आर द मेंबर ऑफ कंपनी, प्रोमोटर्स मेंबर नहीं होते। तो दिस कैन हैपन कि कुछ प्रोमोटर्स में से कुछ ऐसे हों जो सब्सक्राइबर ना बन सके, तो दिस कैन इजीली हैपन। क्लियर? लेकिन ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स जो है वो होंगे प्रोमोटर में से। ऐसा बड़ा कम होगा कि प्रोमोटर्स एंड तक चले और अचानक से एक नए बंदे को शामिल कर लिया, तो सारे प्रोमोटर सब्सक्राइबर नहीं बन सकेंगे। लेकिन अक्सर सब्सक्राइबर जो है, या सब्सक्राइबर हम 99% चांस ये कह सकते हैं कि वो प्रोमोटर्स में से हों। तो ये सारे काम प्रोमोटर्स कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये सर्टिफिकेट मिला है उस दिन वो लोग सब्सक्राइबर कहलाने शुरू हो जाएंगे, वो लोग जिनके नाम दिए होंगे। डन? तो ये स्टेप्स हैं जिनमें नेम के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, मेमोरेंडम आर्टिकल पे, और ये जो प्रोसेस है एंड वाला, ये जो एंड वाला प्रोसेस है, आप डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे और क्या होगा, तो उसके बारे में डिस्कशन हमें थोड़ी सी पीछे मिलती है, चैप्टर 1 में थोड़ी सी आगे डिस्कशन है। जब आपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह देना है और उसके साथ डिक्लेरेशन देनी है, तो रजिस्ट्रार एक दफ़ा देखेगा कि क्या कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनी है, कोई गड़बड़ तो नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे हो रहे हैं।
अगर पूरे हो रहे हैं तो रजिस्ट्रार आपको रजिस्टर कर देगा। और अगर उसे लगता है कोई गड़बड़ है, उसे लगता है कि कोई कमी है, कोई डॉक्यूमेंट में कमी है, कोई चीज़ मिसिंग है, कुछ इस तरह से है, तो वो आपको इनकार भी कर सकता है। अगर वो आपको इनकार कर दे रजिस्ट्रार, तो ऑप्शन नंबर 1 है कि हम उससे पूछें कि क्या गड़बड़ है, क्या डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ठीक करें, दोबारा से अप्लाई कर दें। ऑप्शन नंबर 2, हम कहें इसने क्या किया है, तो जुल्म किया हमारे साथ, ये तो बेईमानी की है, इसने जान के हमारी रजिस्ट्रेशन रोकी है, हम SECP को शिकायत लगा दें। SECP जो फैसला करेगी वो फुल एंड फाइनल है, वो रजिस्ट्रार को कहे कि तुम गलत हो या हमें कहे कि तुम गलत हो, जिसको गलत कहे उसको मानना पड़ेगा। तो आप डेफिशिएंसी ठीक करके दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं और आप अपील में भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम ऑप्शन देखते हैं कि फ़र्ज़ करें आपका सब कुछ ओके है और वो आपको कहता है ठीक है जी हम आपको रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में कानून ये कहता है कि कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी जेन्युइनली रजिस्टर हो चुकी है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो कागज़ है जिसने ये बता देना है कि लो भाई आज के दिन आप रजिस्टर हो गए, तो इस पर आज की तारीख आएगी, इस पर कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। फिर कंपनी के 2 तरह के स्टेटस आएंगे कि वो 3 तरह की जो लाइबिलिटी वाले स्टेटस थे, गारंटी, अनलिमिटेड, लिमिटेड, उनमें से कौन सी है, और फिर वो 2 तरह के कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है। तो ये 2 स्टेटस बताए जाते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट आप पब्लिक या प्राइवेट होते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ लाइबिलिटी आप उन 3 कैटेगरीज में से एक होते हैं। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे ये सारी बातें लिखी हुई होंगी। यहाँ तक क्लियर? जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के और बाद में आने वाले मेंबर, वो कलेक्टिवली कंपनी है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो नाम लिखा है उसके हिसाब से कंपनी है। अब कंपनी एक रेगुलर रजिस्टर हो गई है, इसमें परपेचुअल सक्सेशन है, ये एक इदारा बन गया है, इसका स्टेटस वो होगा जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन पे। ये इसमें परपेचुअल सक्सेशन होगी और आने वाला नया मेंबर भी बीच में आ सकता है। ये एक लीगल पर्सन बन गई है, ये अपने एसेट्स ले सकती है, ये सारे काम कर सकती है। यानी कि जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, एक नया इंसान पैदा हो गया जो कि कंपनी है। अब कंपनी अलग है और कंपनी के सब्सक्राइबर्स अलग। कंपनी के जितने भी मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो सब के सब बाउंड होंगे कंपनी के एक्शंस के लिए। सब्सक्राइबर्स ने इसलिए बाउंड होंगे कि उन्होंने साइन किए, और मेंबर्स इसलिए बाउंड होंगे कि मेंबर्स ने उस कंपनी को ज्वाइन किया है। मेंबर्स ने साइन नहीं किए, बाद वाले मेंबर्स ने, लेकिन ये एज्यूम किया जाएगा कि वो वैसे ही लायबल हैं जैसे साइन किए हुए लोग हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इनिशियल शेयर होल्डर बन जाएंगे, और उससे रिलेटेड फिर हम ये बात करते हैं। ये मैं चैप्टर के एंड के अंदर से चीज़ें उठाई हैं, आई कि अपने तरतीब आगे पीछे की है, मैं एक फ़्लो लेके चल रहा हूँ। तो मैं इस चैप्टर को 3-4 दफ़ा आगे पीछे इसकी तरतीब करूँगा एक ख़ास फ़्लो में आपको बताने के लिए। तो जब रजिस्ट्रेशन हो गई तो बाइंड हो जाएगी कंपनी और मेंबर्स। जितने भी पैसे सब्सक्राइबर्स ने कहे थे कि भाई मैं 10,000 शेयर्स लूँगा 1 लाख रुपए के, मैं 5 लाख शेयर्स लूँगा 50 लाख रुपए के, जो उसने कहा था वो डेट ड्यू बन गया है। अब SECP जो टाइम बताएगा उस टाइम के अंदर अंदर वो पैसे उसको कंपनी को देने पड़ेंगे। कोई भी वॉयलेशन वगैरह होगी तो लेवल 1 पेनल्टी, वॉयलेशन का जब भी जिक्र आएगा या पेनल्टी का जब भी जिक्र आएगा, हम नॉर्मली उसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे, वो एक रटा लगाने वाली चीज़ है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पेनल्टी ये क्या होते हैं? क्या होते हैं? डिफरेंट लेवल डिफाइन है, सेक्शन 479 है कंपनीज एक्ट का। अलग अलग उसने फाइन के लेवल डिफाइन किए हैं। लेवल 1 कुछ हज़ार तक जाता है, लेवल 2 कुछ लाख तक जाता है, लेवल 3 कुछ करोड़ तक जाता है। रेंजेस डिफाइन है कि यहाँ तक हो सकता है, पर डे की अलग रेंज है और टोटल फाइन की अलग रेंज है। तो लॉ ने बजाय इसके कि जगह जगह कहीं कहे 7,000 का फ़ाइन, कहीं कहे 13,000 का फ़ाइन, उन्होंने कह दिया यहाँ लेवल 1 फ़ाइन होगा, यहाँ लेवल 2 होगा, यहाँ लेवल 3 होगा। लेवल 2 और 3 आपको बहुत ही कम नज़र आएगा, लेवल 1 जगह जगह नज़र आएगा। तो बजाय इसके कि आप हर सेक्शन की पेनल्टी याद रखें, आप जो लेवल 2 और 3 है वो याद रख लें। उसके अलावा किसी भी सेक्शन में पूछें बताओ क्या वो होगा, तो लेवल 1 आप जेब से निकाल के वहाँ पे रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपने याद लेवल 1 वाले नहीं करने, आपने लेवल 2, 3 और अगर कोई स्पेसिफिक की जी 2 मिलियन है, 5 मिलियन है, कोई ख़ास इस तरह की पेनल्टी है तो वो आप याद रख लें। तो अक्सर लोग कहते हैं जी पेनल्टीज़ वगैरह याद नहीं रहती किस तरह से, तो आसान तरीका ये है कि गिनती की जो चंद 8-7 हैं वो एक साइड पे कर दें और बाकी हर जगह लेवल 1 एज्यूम कर लें। डन। लेवल 1 कितने रुपए होता है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ले जी, स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे वापस आते हैं। हमने कहा एक नेम होगा,
फिर आप मेमोरेंडम बनाएंगे, फिर आप आर्टिकल्स बनाएंगे और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स उठा के जमा करा देंगे और आपको रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब जब नेम की बात होगी तो अब नेम के ऊपर बात करेंगे, फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल होगा तो उसके कंटेंट्स को देखने की कोशिश करेंगे। नेम से रिलेटेड, नेम एक ऐसी चीज़ है जिस पे शुरू में फटा हो जाता है, तो इसलिए पहला स्टेप ही उन्होंने नेम रखा है। प्रोमोटर इकट्ठे होंगे, नाम पे एक बंदा कहेगा ये नाम होना चाहिए, कहेगा ये नाम होना चाहिए, कहेगा ये नाम होना चाहिए, आपस में लड़ पड़ेंगे, पर सोचेंगे हम एक नाम पे तो एग्री नहीं कर रहे, कंपनी हमने खाक चलानी है। तो नेम सबसे पहला स्टेप है। नेम इसलिए भी पहला स्टेप है कि हर नाम आराम से नहीं रख सकते, रिस्ट्रिक्शंस है। 2 कैटेगरी की रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ नाम है जो प्रोहिबिटेड है और कुछ हैं जो परमिजिबल हैं। 3 चीज़ें हैं, एक चीज़ है मना, एक चीज़ अलाउड और एक है परमिजिबल। परमिजिबल है कि मना है लेकिन अगर पूछ लें और उनको ठीक लगा वो इजाज़त दे देंगे। तो इन्होंने लिस्ट उन नामों की नहीं दी जो अलाउड है, इन्होंने कहा जो डिसअलाउड है वो लिस्ट पकड़ लो और जो परमिजिबल है वो पकड़ लो, इनके अलावा जो भी रख लो चल जाएगा। कौन कौन से मना है, कुछ चीज़ें डिफाइन की हैं उन्होंने कहा आपके नाम में कुछ ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशन हो जो SECP ने क्या खबरदारी वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। एज अ कॉमन एग्जांपल, अगर एक कंपनी बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंक या NBFC नहीं है तो वो अपने नाम के साथ वर्ड बैंक नहीं यूज़ कर सकते। जैसे एक एग्जांपल है, कुछ ख़ास तरह के उन्होंने अरेबिक वर्ड्स भी मना कर दिए, कुछ ख़ास किस्म के इंग्लिश के वर्ड्स मना कर दिए कि ये वाला वर्ड यूज़ नहीं करना और करे तो फलाना। तो कंपनियों की कॉर्पोरेशन की गाइडलाइन है, ये फाइनल में आप पढ़ते हैं, उसमें वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी हमने सभी याद रखना है कि जो वर्ड्स यूज़ करना मना कर दिया वो नहीं हो सकता। आपका नाम इनअप्रोप्रिएट, अनडिज़ायरेबल और डिसेप्टिव अगर हुआ, गैर मुनासिब हुआ, अजीब सा हुआ, धोखा देने वाला हुआ, आपका नाम जो है वो डिसेंट नहीं है, आपका नाम उनको ठीक नहीं लग रहा, उनको लगता है आपके नाम में कुछ मसला है, तो वो आपको मना कर सकते हैं। आपका नाम लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड करता हुआ हो, आपका नाम मजहबी जज्बात को मजरूह करता हुआ हो। मैं अक्सर ये बात क्लियर कराता हूँ कि मजहबी नाम पे मसला नहीं है, और ये नहीं कि आपका नाम मजहबी नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं किसी मज़हब पे अटैक करता हुआ नहीं होना चाहिए, किसी फ़िरके पे अटैक करता हुआ नहीं होना चाहिए। लोगों के मजहबी हसासियत को अचानक से वो आग ना जला दे। ऐसा ना हो कि आपका नाम जो है वो सुन के ही लोगों के तन बदन में आग लग जाए कि यार इसने तो हमारे अकायद पे हमला कर दिया। तो मजहबी हसासियत वाला नाम जो कि किसी को तकलीफ़ दे सकता है वो रखना मना है। सेम नाम नहीं रख सकते और बहुत ही मिलता जुलता नाम नहीं रख सकते। सेम नाम का मतलब एक कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर, आपने 100% सेम नाम रख लिया। दूसरा ये है कि आपने का सेम नाम नहीं रखते, स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। या कंपनी का नाम है इत्तिहाद टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, आपने कह दिया अल इत्तिहाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड या द इत्तिहाद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड। मैं इसमें अक्सर कोट करता हूँ कि SECP की एक गाइडेंस आई थी, उन्होंने कहा था कि कंपनी का अगर आप एक नाम पकड़ें तो आपने नाम के साथ दा नहीं लगाना। और फिर मैं ये क्लियर करता हूँ कि ये इंग्लिश और पंजाबी दोनों वाला दा है, नाम के साथ दा नहीं लगाना, ठीक है जी। अब ना होंडा पाकिस्तानी कंपनी है ना होंडाई पाकिस्तानी कंपनी है। दूसरा सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके मज़ीद वो भी हैं। जैसे होंडा, अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो होंडा इज़ नॉट होंडा, होंडा इज़ HACPL, होंडा एटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड। होंडा इज़ अ ब्रांड जो कि उस कंपनी का है। तो समटाइम्स असल में हमारे सामने अक्सर ना ब्रांड्स होते हैं, हमारे सामने कंपनी का नाम नहीं आता, तो ब्रांड्स के नाम सिमिलर हो तो वो ब्रांड्स के अपने कानून है कि जी वो लोगो सेम नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता, वो कंपनी लॉ नहीं डील करता। कंपनी लॉ डील करता है वो कंपनियां जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हैं, याद है। और कंपनी लॉ क्या था, पाकिस्तान के वो जो 4 कानून है। तो हम इस वक्त बॉडी कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहे। तो कोई भी कंपनी कुछ नाम नहीं रख सकती जिसकी हमने एक लिस्ट देखने की कोशिश की। सेम नहीं, मिलता जुलता नहीं, मजहबी जज्बात तकलीफ देने वाला नहीं, वो वर्ड जो मना किए हैं वो नहीं, धोखा देने वाला, गैर मुनासिब, अनडिज़ायरेबल, जो हमारे कल्चर से मुताबिकत ना रखते हो। आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंगी ऐसा नाम रख दें जो पाकिस्तान में पुकारते हुए लोगों को शर्म आएगी, यार ये किस किस्म का नाम है, तो वो आपको मना कर देंगे। दूसरा, कुछ नाम जो SECP की अप्रूवल से रखे जा सकते हैं। नाम मना है लेकिन अगर SECP इजाज़त दे दे तो रख सकते हैं। अगर आपके नाम में कोई पैट्रनेज है, पैट्रनेज कहते हैं इल्हाक, कनेक्शन, वाबस्तगी, कोई एसोसिएशन नज़र आ रही हो, अगर आपके नाम में कोई कनेक्शन, एसोसिएशन, वाबस्तगी नज़र आ रही है, किससे, किसी हेड ऑफ स्टेट से, पाकिस्तान का हो या पाकिस्तान से बाहर का, मौजूदा हो या गुज़िश्ता हो,
अगर आपके नाम में कोई एफिलिएशन नज़र आती है किसी हेड ऑफ स्टेट से, तो आप SECP से पूछेंगे। SECP देखेगा कि क्या वो नाम रखने में कोई मसला तो नहीं, कहीं लोग धोखा तो नहीं खाएंगे। हो सकता है वो उस बंदे से पूछें और हो सकता है वो अपने तौर पे आपको इजाज़त दे दें। फिर अगर आपका गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इनके किसी डिपार्टमेंट या अथॉरिटी से, इनके अंडर कोई मौजूद कंपनी है उसके साथ, किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, किसी इंटरनेशनल इदारे के साथ कुछ इस तरह का कनेक्शन नज़र आए, किसी ऐसे बिज़नेस के साथ जो कि मुदारबा चला रहा है, कोई ऐसा बिज़नेस जो कि लाइसेंस चला रहा है, कोई भी आपके नाम का कनेक्शन किसी ऐसी चीज़ के साथ हुआ तो आपको एक दफ़ा पूछना पड़ेगा। SECP क्या करता है, फिर रेलिवेंट अथॉरिटी को रब्ता करता है। वो कहता है कि जी ये नाम रख रहे हैं, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि आपका नाम है फॉर एग्जांपल परवेज़ अहमद फरीद, और आप एक हाउसिंग सोसाइटी बनाएं और उसका नाम हो PAF हाउसिंग सोसाइटी, परवेज़ अहमद फरीद हाउसिंग सोसाइटी। अब ऑब्वियसली अगर आप इस तरह का नाम रखेंगे तो वो फ़ौरन से एक कनेक्शन शो करेगा। तो ऐसा नाम कनेक्शन शो करेगा तो आप SECP से पूछेंगे, SECP एयरफोर्स से पूछेगा। अगर वो कहेंगे कि ठीक है जी हमें इससे कोई मसला नहीं है, तो फिर वो नाम रख लिया जाएगा। डन। अगर ये कन्फ्यूजन हो रही है कि नाम वायलेशन में है या नहीं है, आप कहेंगे जी मेरे से पूछें, मैं मानता हूँ मेरा नाम गलत नहीं है, SECP कहे नहीं हमें तो लग रहा है गलत है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जब इन दो बंदों का आपस में लड़ाई होगी तो तगड़ी पार्टी है SECP का डिसीजन फाइनल माना जाएगा, जो वो कहेगा वो सही होगा। डन। तो नाम रखते हुए वाली चीज़ें, अब आपने नाम रखा और बड़ी मुश्किल से आपकी रेस्ट्रिक्शन भी पूरी हो गई, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अब आपको है कि अभी हमने नाम चूज़ किया है, उसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, जब कंपनी रजिस्टर कराने लगे तो ऐसा ना हो कि नाम तब तक कोई और ले उड़ाओ। तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप नाम को रिजर्व करवा सकते हैं। आप फीस देके और नाम को 60 दिन तक अपने लिए रिजर्व करवा सकते हैं, और इस 60 दिनों में आप कंपनी को रजिस्टर करा लें और फिर कंपनी को उसी नाम से चला लें, चल जाएगा। लेकिन अगर आपने जान के गलत इन्फॉर्मेशन दी, फ्रॉडलेंट तरीके से नाम रिजर्व करवाया, किसी और का नाम खामखा छीनने की कोशिश की, आपको पता है आपके कुछ लोग दोस्त कंपनी रजिस्टर कराने लगे हैं, आपने पहले से ही वो नाम रिजर्व करवा के रख लिया एवं छेड़ने के लिए, तो अगर पता लग जाए कि गलत इन्फॉर्मेशन थी, इस तरह से था, तो वो फिर आपको वो नाम, आपकी रिजर्वेशन कैंसिल भी कर देंगे और आपके खिलाफ वो कोई एक्शन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब अगेन नाम रिजर्व हुआ, 60 दिन गुजर गए, अगर उसके बाद वो नाम दोबारा से ओपन है तो फिर रिजर्व हो सकता है। यानी अगर ओपन है, अगर वो ले लिया उसने, 60 दिन पूरे होने पे किसी ने ले लिया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो नॉर्मली 60 दिन तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। पुराने ज़माने में ना फिज़िकल कागज़ वगैरह होते थे, अब आजकल इंटरनेट पे बैठ के सारा काम हो जाता है। सिर्फ एक काम जो कि ठप्पा होता है, रूल 4 है एक जनरल प्रोविजंस का, हमारे सिलेबस में नहीं है, जो कहते हैं कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के साथ एक विटनेस और उसके साइन होने चाहिए। वो विटनेस और उसके साइन ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से बाहर निकल के उसके ऊपर फिज़िकल काम करना पड़ता है। तो बस वाहिद वो चीज़ है जो डिले करती है, अदरवाइज सारा बना बनाया फॉर्मेट होता है। आजकल ई फाइलिंग होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हम वही पुराना मतलब पढ़ रहे हैं जैसे फिजिकल में सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अब ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। नेम रिजर्वेशन और ये सारा कुछ है, आप वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं फ्री में कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। तो पहले अवेलेबिलिटी आप रिक्वेस्ट करते थे, वो देखते थे, फिर आपको बताते थे, तो अब आप इन वेबसाइट पे जाके ये वो कर सकते हैं। ऐसी वेबसाइट पे कंपनियों की इनकॉर्पोरेशन की गाइडलाइन है, इवन वो उर्दू ज़बान में भी स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है तस्वीरों के साथ कि ये वाली ऑप्शन खुलेगी, फिर ये विंडो आएगी। तो SECP ने बहुत काम किया इसके ऊपर। तो नेम आपने रिजर्व करवा लिया और वो सारा। अब नेम से रिलेटेड हम लोगों ने मोटी मोटी बात कर ली। एक और डिस्कशन है जिसकी स्लाइड थोड़ी सी आगे पीछे होगी। नाम जब आपने रख लिया और कंपनी फॉर एग्जांपल रजिस्टर हो गई, तो ये आपका जो नाम है आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पर नज़र आना चाहिए, आपके तमाम ऑफिस के बाहर नज़र आना चाहिए, उर्दू या इंग्लिश ज़बान में नाम होना चाहिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन हो, कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तमाम मेजर प्लेसेस ऑफ बिजनेस पे अवेलेबल होने चाहिए, कंपनी के लेटर पैड वगैरह पे, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे, कॉन्ट्रैक्ट्स पे, इन सब के ऊपर कंपनी का नाम प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जारी नहीं होगा कंपनी की तरफ से जिस पे कंपनी का नाम ना लिखा हुआ हो, और अगर किसी ने जारी कर दिया और ये कहा कि कंपनी का डॉक्यूमेंट है, उस पर कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो वो पर्सनली लायबल भी होगा और लेवल 1 पेनल्टी वगैरह तो पड़ेगी। एक बंदे ने कंपनी जैसी कोई सील बनाई, कंपनी जैसा कोई मोनोग्राम बनाया और ये धोखा दिया कि ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है, तो वो बंदा पर्सनली लायबल होगा और उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन नाम की पब्लिकेशन वगैरह से रिलेटेड। हमारे स्टेप्स में हमने कहा नेम चूज़ करें, रजिस्ट्रेशन की बात कर ली। अब आते हैं हम अपने कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आपने वो बनाने हैं।
सर इसमें रेटिफिकेशन हो सकती है कि वो खुद अपने पर्सनल कागज पे इशू कर दे, बाद में कंपनी उसको कहेगी ठीक है ओके। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो पर्सनल कागज़ पे इशू करे और बाद में कंपनी उसको स्टैम्प कर दे, कंपनी उसके ऊपर कुछ इस तरह से वो कर दे। पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट होता था कॉमन सील का, कंपनी की मोहर होती थी। अब कॉमन सील का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो कहते हैं कंपनी का ऑथराइज ऑफिसर अगर उसके ऊपर साइन कर देता है और आप कंपनी का नाम प्रिंट कर देते हैं उस पर किसी तरीके से, और ये सिचुएशन से नज़र आ रहा है कि ये कंपनी के लिए किया जा रहा है, तो फिर वो कंपनी का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो बाद में इसकी रेटिफिकेशन हो सकती है बहरहाल, लेकिन फिर ऑथराइज लेवल के ऑफिसर की तरफ से होनी चाहिए। और जब तक वो रेटिफिकेशन नहीं हुई तब तक अगर कोई गड़बड़ हुई तो वही बंदा जिम्मेदार है जिसने ओरिजिनली कागज़ इशू किया था। लें जी, अब बनाएंगे हम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। अब मेमोरेंडम क्या चीज़ है और आर्टिकल्स क्या चीज़ है? मेमोरेंडम है शनाख्ती कार्ड, बेसिक बायोडाटा। मतलब 1-1.5 सफ़े पे अगर कंपनी के बारे में देखना हो कि ये कौन सी कंपनी है, किधर रजिस्टर हुई है, इसका कितना कैपिटल है, ये कितनी लाइबिलिटी है, इस तरह की जो बेसिक मोटी मोटी डिटेल है। जैसे आईडी कार्ड पे आपकी मोटी मोटी डिटेल आती है, नाम, फादर का नेम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका शहर कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी आपकी बेसिक डिटेल आएगी। आर्टिकल्स एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। आर्टिकल्स में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कंपनी ऐसे चलेगी, कंपनी यूँ करेगी, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये दो कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट है जिनसे कंपनी पहचानी जाती है। मेमोरेंडम उसका शनाख्ती कार्ड टाइप का है और आर्टिकल्स उसके रूल्स हैं। तो कंपनी चलेगी तो वो अपने आर्टिकल्स के मुताबिक चलेगी। मेमोरेंडम बड़ी चीज़ है, आर्टिकल छोटी चीज़ है। सबसे ऊपर एक्ट से नीचे है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम से नीचे है आर्टिकल्स। यानी आर्टिकल्स मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं हो सकते, मेमोरेंडम एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकते। तो अब ये मेमोरेंडम जब बनना है तो मेमोरेंडम में क्या आएगा? मेमोरेंडम में कॉन्सेप्ट होता है क्लॉजेस का, कि मेमोरेंडम में अलग अलग पोर्शंस बने हुए होंगे, यानी कि हर सेक्शन में एक कोई काम की बात होगी। तो सबसे पहले मेमोरेंडम में मशहूर क्लॉज नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में आप क्या लिखेंगे? नाम। सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे, नाम के साथ कुछ क्लोजिंग वर्ड्स भी लिखेंगे। पब्लिक कंपनी नाम के साथ लिमिटेड लिखेगी, प्राइवेट इस तरह से लिखेगी, एसएमसी प्राइवेट इस तरह से लिखेगी, गारंटी वाले इस तरह से लिखेंगे, अनलिमिटेड इस तरह से लिखेंगे। तो अगर कंपनी का नाम है शब्बीर फर्नीचर, तो सिर्फ शब्बीर फर्नीचर नहीं लिखेंगे, ये उन्होंने नाम अपना चूज़ किया। बट मेमोरेंडम में और दुनिया के लिए आपका नाम वो होगा जिसमें ये एंडिंग वर्ड्स आ रहे होंगे। तो शब्बीर फर्नीचर लिमिटेड, शब्बीर फर्नीचर, शब्बीर फर्नीचर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, शब्बीर फर्नीचर गारंटी लिमिटेड, शब्बीर फर्नीचर अनलिमिटेड। तो ये बेसिकली इस तरह से नेम के साथ एंडिंग वर्ड्स लगाएंगे। फिर आएगी सेकंड क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस। यहाँ पे ये जानना बड़ा ज़रूरी है लॉजिकल सिनेरियोस के हिसाब से कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में कंपनी का एड्रेस बिल्कुल भी नहीं आता। इसमें सूबा बताया जाता है, कंपनी कौन से सूबे में रजिस्टर हुई है। वी आर रजिस्टर्ड इन पंजाब, वी आर रजिस्टर्ड इन KPK। आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं कि ये सूबे में रजिस्टर हुई है। अगर आप पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके में रजिस्टर हुए हैं जो किसी सूबे में नहीं आता, उस इलाके का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप कह देंगे वी आर रजिस्टर्ड इन वजीरिस्तान, वी आर रजिस्टर्ड इन वाना, वी आर रजिस्टर्ड इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, वो भी किसी सूबे में नहीं आता। तो लॉ ये कहता है कि आप प्रोविंस लिखेंगे, जब पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ प्रोविंस आप वो लिखेंगे। तो फिर रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या होता है? एक और सेक्शन है जो थोड़ा सा आगे पीछे करके मैं उसको साथ जोड़ के बता दूँ। वो कहाँ गया? मेरा सेक्शन घूम गया, ये तो गलत बात है। मैं आगे जाके पहले दिखा के आऊँगा भी, ये तो जाना भाजन किधर रह गया मेरा सेक्शन। ये रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस एक ऐसी प्लेस है जो आपके पास होनी चाहिए। इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 डेज़ के अंदर अंदर ना सिर्फ एक एड्रेस होना चाहिए जिसको आप अपना रजिस्टर ऑफिस कहें, बल्कि वो आपने कम्युनिकेट भी कर दिया और रजिस्ट्रार को। अगर कभी एड्रेस चेंज हो तो आपको 15 दिनों ऑफ चेंज के अंदर अंदर बताना है। इट डजेंट नीड टू बी हेड ऑफिस, ज़रूरी नहीं है हेड ऑफिस हो, ये किसी डायरेक्टर के घर का एड्रेस भी हो सकता है। ये वो एड्रेस है जहाँ कंपनी के साथ खतो किताबत हो सकती है। तो बस ये वो जगह है जहाँ कंपनी को नोटिस दिया जाए, कंपनी से कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो इस एड्रेस पे दिया जाए। तो ये एड्रेस अलग चीज़ है, ये अलग से 30 दिनों में आपने कम्युनिकेट करना है। और मेमोरेंडम बना होगा तो रजिस्ट्रेशन होगी, और रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों में आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है। तो ये आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त नहीं बताना कि हमारा ये एड्रेस है। रजिस्ट्रेशन के 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने एक जगह को चूज़ करके और डिक्लेयर कर देना है कि हमारा रजिस्टर ऑफिस होगा। तो रजिस्टर ऑफिस एड्रेस अलग से बताया जाता है और इसका चेंज भी अलग होता है। दिस इज़ नॉट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम।
मेमोरेंडम की क्लॉज में जो है वो सिर्फ आ रहा है रजिस्टर ऑफिस का प्रोविंस और या पार्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी प्रोविंस। उसके बाद कौन सी क्लॉज है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहलाती है आपका मेन बिजनेस कौन सा है। एक कंपनी कई दफ़ा एक से ज़्यादा बिजनेस कर सकती है। अब हो सकता है एक ऑलरेडी ग्रुप हो जो बिजनेस कर रहा हो वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो, या एक नया ग्रुप है जो बिजनेस करने का सोच रहा है। तो जो सोच रहा है वो देखेगा कि उनके मेन एसेट्स या मेन रेवेन्यू कौन सी स्ट्रीम में होंगे। एक नई कंपनी शुरू हो रही है, वो टेक्सटाइल का काम भी करेंगे, फर्नीचर का काम भी करेंगे, एसी बेचने का काम भी करेंगे फॉर एग्जांपल। अब उन्हें डिफाइन करना है कि उनके कौन सी जगह पे एसेट ज़्यादा है, कौन सी जगह पे रेवेन्यू ज़्यादा है। हो सकता है कि एक ही ऐसा बिजनेस हो जिनमें एसेट और रेवेन्यू ज़्यादा हो उनका, और ऐसा भी हो सकता है कि एसेट कहीं और ज़्यादा हो, रेवेन्यू कहीं और ज़्यादा। तो फिर हम उन दोनों में से देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। बात समझ आई? तो एसेट्स वाइज या रेवेन्यू वाइज इन दोनों में से जो हायर है उसमें से जौन से बिजनेस सेगमेंट में ये चीज़ ज़्यादा होगी वो बिजनेस सेगमेंट को आप कहेंगे कि ये हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। द बिजनेस इन विच सब्सटैंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड, या अभी हेल्ड हैं या आप अभी सोच रहे हैं कि हम इस तरह से करेंगे। तो जो आपका ऐसा बिजनेस जिसमें आपके ज़्यादा एसेट्स हैं या जिसमें आपका ज़्यादा रेवेन्यू है। अब दो चीज़ें बता दी तो उन्होंने कहा कि विच एवर इज़ हायर। तो जिसमें ज़्यादा एसेट हैं, जिसमें ज़्यादा रेवेन्यू, अगर ये अलग अलग हैं तो कंपेयर करें उनमें से दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है। तो जो बड़ी अमाउंट है वो बेसिकली आप उस लाइन ऑफ बिजनेस को कहेंगे मेरी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। कानून ये कहता है कि आप कोई भी लीगल काम कर सकते हैं, अगर वो इलीगल नहीं है तो आप वो काम कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो लॉ ने मना नहीं की, जो किसी कानून ने मना नहीं की, किसी रेगुलेशन ने मना नहीं की, कंपनीज एक्ट ने मना नहीं की, आप ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं जिसको एक्सप्रेसली मना नहीं किया गया। डन। एक छोटी सी लाइन जो इधर नहीं लिखी हुई गैर ज़रूरी सी है, एग्जिस्टिंग कंपनियाँ, ये जब लॉ आया था तो एग्जिस्टिंग कंपनियाँ जो है उनकी एक क्लॉज होती थी ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो उन्होंने कहा जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज थी हम उसको खुद ही कंसिडर कर लेंगे, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज है। असूलन वो जुमला अभी हमारी किताब में नहीं होना चाहिए, निकाल देना चाहिए, इसलिए कि जब कंपनीज एक्ट आया था ये उस वक्त की बातें थी कि एग्जिस्टिंग के साथ क्या होगा और नई के साथ क्या होगा। वो जुमला असूलन हमारी किताब में नहीं होना चाहिए। मैंने स्लाइड से हटा दिया लेकिन मैं दिल से नहीं निकाल सका कि ऐसा ना हो कि आप घर जाके किताब पढ़ेंगे आप कहें वो सर ने ये वाला जुमला नहीं बताया। तो खैर लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज में आप बताएंगे आपकी लाइबिलिटी कैसी है। अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो आप कह देंगे लाइबिलिटी इज लिमिटेड, अगर अनलिमिटेड है तो कह देंगे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो एक तो ये लिखेंगे कि लाइबिलिटी लिमिटेड है, फिर आपको बताना पड़ेगा कितनी लिमिटेड, क्योंकि गारंटी लिमिटेड में तो मेंबर ने अलग अलग अमाउंट की गारंटी दी होगी। तो फिर आप एक एडिशनल सेंटेंस ऐड करेंगे ताकि आप क्लैरिफाई कर सकें कि कितनी है लाइबिलिटी है मेंबर्स की। टेबल बना सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अगर सबकी बराबर लाइबिलिटी आप कहते हैं जितने मेंबर्स हैं 1-1 लाख की गारंटी दे के बैठे हैं। अलग अलग गारंटीज आप कहते हैं कि जी मेंबर्स और उनकी गारंटियाँ नीचे टेबल में दी गई हैं। तो किताब ने इसकी गहराई में हमें नहीं उतारा कि ये एक्स्ट्रा सेंटेंस में क्या जुमला होगा, किस तरह से होगा। बस हम कहेंगे लाइबिलिटी लिमिटेड है और इस जुमले में हम उस लाइबिलिटी को एक्सप्लेन कर देंगे। डन। फिर ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज, कंपनी बताएगी कि हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या चीज़ होती है? मैक्सिमम शेयर कैपिटल जहां तक आप कभी जा सकते हैं वो है आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो आप ये बताएंगे कि हमारा मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना है। आप 3 चीज़ें बताएंगे, टोटल अमाउंट कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है। यानी नॉर्मली क्लॉज इस तरह से लिखी जाती है कि ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी इज ₹600 मिलियन डिवाइडेड इंटू 60 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, पर शेयर कितना है। तो ये 3 बातें आपने इसमें बतानी है कि शेयर कैपिटल कितने हैं, डिवीजन कितने शेयर्स में कितनी अमाउंट की है, हर सब्सक्राइबर ने जो है वो कम से कम 1 शेयर लेना है, और हर सब्सक्राइबर अपने नाम के आगे अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो लिखेगा कि मैंने कितने शेयर लिए हैं। और जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है उनके लिए ये वाली क्लॉज ज़रूरी नहीं। गारंटी लिमिटेड वगैरह में अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर ये क्लॉज उन्होंने नहीं शामिल करनी। फिर आती है आपकी अंडरटेकिंग / सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये 2 अलग अलग क्लॉजेज हैं लेकिन वो उसको जोड़ के बता रहे हैं। अंडरटेकिंग में आप एक वादा करते हैं कि हाँ भाई हम ये जो कंपनी बना रहे हैं ये कोई गलत काम नहीं करेगी, ऐसे नहीं करेगी, वैसे नहीं करेगी। तो आपने एक अंडरटेकिंग देनी होती है, वो हमारे सिलेबस ने हमें उसके अल्फाज नहीं बताए। उन्होंने कहा जो SECP कहेगा आपने एक तो वो वादा करना है, दूसरा अपने सब्सक्राइबर्स के नाम पते देने हैं। तमाम सब्सक्राइबर्स ने अपने एड्रेसेस और अपने नेम एड्रेसेस और अदर पर्टिकुलर्स देने हैं। मेमोरेंडम को साइन करना है एक विटनेस की मौजूदगी में, विटनेस ने भी साइन करना है, और ये जुमला लिखना है कि हम वो चंद लोग हैं जिनके नाम एड्रेस वगैरह दिए हुए हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हम लोग मेमोरेंडम के तहत अपने आप को एक कंपनी में रजिस्टर करवाएं।
तो ये आप ये क्लॉज लिख के सब कवर करते हैं। तो यहाँ पे किताब हमें बताती है कि मेमोरेंडम हो या आर्टिकल्स हो, ये प्रिंटेड होने चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइडेड होने चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए, डेट डला हुआ हो, और हर सब्सक्राइबर साइन करे और अपने वो डिटेल्स दे, प्रेजेंट नेम, ऑक्यूपेशन, फादर नेम, या मैरिड या विडो के केस में हस्बैंड का नेम, नेशनैलिटी, यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस, अदर पर्टिकुलर जो वो बता देंगे। तो मेमोरेंडम या आर्टिकल शुरू वाले लोगों के पास होता है। बाद में अगर कभी ज़िंदगी में कोई मेंबर मांगे तो आप उसको उसकी रिक्वेस्ट के 14 दिनों के अंदर अंदर, अगर उसके साथ आपने एक अमाउंट फिक्स की हुई है कि जी इतनी अमाउंट पे आपको मिल जाएगा, तो वो फीस देगा और आप उसको अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की कॉपी दे देंगे। मेमोरेंडम से रिलेटेड बातें क्लियर हुई? तो इसमें जो फेस वैल्यू का वर्ड यूज किया वो 10 ही होनी चाहिए उससे? फेस वैल्यू 10 से ज़्यादा कम हो सकती है। ये आज ही हम एक और चैप्टर में इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट करेंगे कि ये फेस वैल्यू के ऊपर क्या अल्ट्रेशन हो सकती है। तो अल्ट्रेशन इन कैपिटल के अंदर ये वाली बात डिस्कस होगी इंशाल्लाह जी। मेमोरेंडम एक जुमला जो कि एक और चैप्टर में भी रिपीट हुआ है कि मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में लिखें या ना लिखें, हर कंपनी का ये बुनियादी हक है कि वो लोन ले सकती है। ये जुमला यहाँ बिल्कुल सूट नहीं करता था, ये चैप्टर 7 में और वहाँ पे भी लिखा हुआ है और वहीं भी आना चाहिए। यहाँ अचानक से बैठे बैठे ये जुमला आ जाता है, फिर समझाने बैठो कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो मैं जुमला वहाँ पे दोबारा दूंगा, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखें या ना लिखें, ये पावर बताएं या ना बताएं, हर कंपनी का बुनियादी पैदाइशी हक है कि अगर वो पैदा हो गई है तो वो लोन ले सकती है। हर कंपनी जो जानदार है, जो वो वज़न रखती है और जगह रखती है और रजिस्टर्ड ऑफिस रखती है, वो उधार मांग सकती है। उसको उधार लेने का शरई हक है, जैसे इंसान के पास होता है किसी से। उधार कोई दे ना दे वो अलग मसला है, लेकिन उधार मांगना इसका जो है ना, मतलब हम मांगने वाली बात जो है ना, हमने अपने बुनियादी हकूक़ में शामिल कर लिया है। तो खैर, अब आता है अगला डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है, अब अगेन थोड़ी सी रिवीजन क्लास है, तो इसमें हम बोर्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि चीज़ों को क्विकली रिवाइज करें। अदरवाइज़ ये है कि आर्टिकल में एक डायग्राम ऐसे करके बनती है, ये वाली कंपनी यूँ करेंगी, ये वो करेंगी, लेकिन इतना रंगबाजियों का अब टाइम नहीं बचा। अब आपके पास वो क्या है, वो जैसे कहते हैं मरीज़ के पास अब वक्त बड़ा कम रह गया है जो है ना, ठीक है, एनु रिवीजन क्लास तो ले जाओ ना, नहीं बचना। तो अब वो रिवीजन क्लास वाला टाइम है, तो इस वक्त अब हम उतने ज़्यादा डायग्राम नहीं बना सकते, लेकिन मैं फिर भी आज जो है ना थोड़ा सा तो बोर्ड इस्तेमाल हो, तो एक जगह पे मैं एक लंबी सी डायग्राम बना के उससे बहुत सारे मैप क्लियर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे आप जो है वो इस्तकामत के साथ मुझे बर्दाश्त कर सकें। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब मेमोरेंडम बनाना बड़ा आसान है। मैंने आपको बताया कि नाम लिखना है, आप नाम लिख देंगे। मैं आपसे कहूँगा सूबा, आपको पता है कौन सा सूबा है। मैं कहूँगा लाइबिलिटी में लिख दो लिमिटेड, आप लिख देंगे लिमिटेड। मैं कहूँगा अपनी मेन बिजनेस लाइन बताओ, आप कहेंगे जी हम किताबों से दूर भागना और पेपर की तैयारी ना करना हमारा मेन बिजनेस है, ठीक है। तो फिर मैं कहूँगा अपने नाम पते लिख दो, आप लिख देंगे। यानी कि मेमोरेंडम के लिए आपको कानून की बहुत आला नॉलेज नहीं चाहिए। एक सादा इंसान भी ये 5-6 बातें उसको बता दें तो वो लिख सकता है। लेकिन अब मैं कहूँ कि अच्छा भाई बैठो भाई कि ऐसे आर्टिकल्स बनाओ जो कंपनीज एक्ट के ख़िलाफ़ भी ना हो और उसमें कंपनी चलाने के कोई 25, 30, 45, 50, 60, 55 रूल हो, तो आप कहेंगे जी ये तो बड़ा एक्सपर्ट वाला काम है, ये तो जो है वो आपको कॉर्पोरेट लॉ एडवाइज़र के पास जाना पड़ेगा, वकीलों के पास जाना पड़ेगा। आप कहेंगे जी वो आर्टिकल्स नहीं हमें पता लग रहा। तो उन्हें कह दिया अच्छा काम करते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ज़्यादातर यही कंपनियाँ होती हैं, उनके बने बनाए आर्टिकल्स दे दिए आपको। कंपनीज एक्ट के एंड पे स्केजुअल्स दिए हुए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th अलग अलग स्केजुअल हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। जो फर्स्ट स्केजुअल है ना, उसमें कंपनियों के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के फॉर्मेट है। बाकी जगह सजेस्टेड फॉर्मेट है, बट टेबल ए एक हैवी फॉर्मेट है। टेबल ए आर्टिकल्स का बना बनाया फॉर्मेट है। उन्होंने एक दफ़ा क्या किया, कुछ 84-85 क्लॉजेस का एक आर्टिकल बना डाला, 15-16 सफ़े का। जिस भी कंपनी ने रजिस्टर होना है और उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, वो कहे मैं टेबल ए फॉलो कर लूँगी, तो मेमोरेंडम जमा कराए रजिस्ट्रार को और साथ एक जुमला जमा करा दे कि हम आर्टिकल्स के लिए टेबल ए फॉलो कर लेंगे। क्लियर? जो बाकी कंपनी है उनकी मजबूरी है, उनको अपने आर्टिकल्स खुद बनाने हैं। इवन लिमिटेड बाय शेयर्स अगर चाहें अपने आर्टिकल्स खुद बना सकते हैं, लेकिन अगर वो कहें कि हमने टेबल ए को फॉलो करना है तो फिर टेबल ए को फॉलो कर सकते हैं।
तो यहाँ पे किताब में बताती है कि लिमिटेड बाय शेयर के पास ऑप्शंस हैं कि आर्टिकल रजिस्टर कराए, टेबल ए फॉलो करे, बाकी कंपनियों के लिए आर्टिकल रजिस्टर करना ज़रूरी है। अब लिमिटेड बाय शेयर तो बता दिया, अनलिमिटेड और गारंटी लिमिटेड अपने आर्टिकल्स खुद बनाएंगे, बस एक्स्ट्रा उन्हें बता दिया कि अगर आपका शेयर कैपिटल है तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आपका जितना शेयर कैपिटल है वो बताएंगे। अगर आप नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हैं तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके जो मेंबर्स हैं आप उनके बारे में बताएंगे कि हम कितने मेंबर्स के साथ रजिस्टर हो रहे हैं। आर्टिकल्स में तमाम शेयर्स, वोटिंग पावर, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ पे किताब थोड़ी सी जज्बाती हुई और उसने कहा जी टेबल ए के कंटेंट्स ही आपको बता देते हैं, सिर्फ लिस्ट, उनकी गहराई नहीं बताई। उन्होंने कहा टेबल ए के अंदर मोटी मोटी इन चीज़ों पर डिस्कशन होती है। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि जब आप सिलेबस को आगे तक पढ़ लेंगे ना तो फिर ये बहुत सारे इसमें से वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे। एट एनी गिवन टाइम इसको याद करने बैठे तो खामखा की अजियत है, लेकिन इसे छोड़ दें तो टेंशन भी है। तो चैप्टर्स के नाम सोचते जाने और लिखते जाने, उससे भी काम चल सकता है। या 6-7 इसमें से याद कर लिए, 3-4 पेपरों में बैठ के तुक्के से वो कर लिए। इसमें शेयर्स के बारे में डिस्कशन होती है, शेयर के ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन के बारे में, फॉर्म क्या होगा ट्रांसफ़र से रिलेटेड, पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड के लिए बैंक अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, शेयर्स की ट्रांसमिशन बंदा मर जाए तो फिर क्या होगा, अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, मीटिंग्स कैसे होंगी, नोटिस कैसे दिए जाएंगे, वोट्स कैसे होंगे, प्रॉक्सी, डायरेक्टर्स की क्या पावर्स होंगी, मिनट्स किस तरह से होंगे, कॉमन सील ऑफ कंपनी जो कि अभी ये वाला कॉन्सेप्ट तकरीबन ख़त्म हो गया है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, प्रोसीडिंग ऑफ डायरेक्टर्स। तो उन्होंने एक लिस्ट दे दी है कि इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी। ये हैं क्या, फॉर एग्जांपल ये इंडेमनिटी लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये वाइंडिंग अप लिखा है, इसका क्या मतलब है। वो रेलेवेंट चैप्टर अगर हमारे सिलेबस में तो वहाँ पे पढ़ लेंगे उसका क्या मतलब है, लेकिन जो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है हमने उस पर परेशान नहीं होना। तो ये सिर्फ लिस्ट हमने देखनी है। यहाँ पे अचानक से वो एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि टेबल ए एप्लीकेबल कितना है। इंतहाई कन्फ्यूज़ करने वाली लाइन्स लिखी हैं किताब ने आईकेप की, और मेरा बड़ा दिल करता है ये ना लिखी जाए, लेकिन ये ना लिखें तो लोग कहेंगे कि जी वो आईकेप की किताब में लिखा था, टीचर खा गया, और जो है ना वो तो टीचर तो करते ही ऐसे हैं, किताब आसान बनाने के चक्कर में बच्चों को फेल करा देते हैं। तो टेबल ए अगर आपने फॉलो किया है और आपने कहा हम आर्टिकल्स नहीं बनाएंगे तो बस टेबल ए फॉलो होगा। आपने अपने आर्टिकल्स खुद बनाए और अपने आर्टिकल्स में आपने 40 बातें लिखी और 3 वो बातें मिस कर दी जो टेबल ए में थी और आपके पास नहीं है, तो आपके आर्टिकल्स 40 के 40 बातें प्लस वो 3 बातें जो टेबल ए में आपने फॉलो नहीं की, जो आपने अपने आर्टिकल्स में नहीं लिखी, वो फॉलो होंगी। अगर आपने 43 बातें कर दी, उन्होंने भी 43 बातें कर दी, जो पॉइंट वहाँ है वो आपने कर दी और आपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दी, फिर आपका चलेगा। आसान अल्फाज में टेबल ए की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर आपने अपने आर्टिकल बनाते हुए टेबल ए की कोई फॉर एग्जांपल वाइंडिंग अप से रिलेटेड बात छोड़ दी तो फिर वाइंडिंग अप के रूल्स टेबल ए के फॉलो होंगे। आपने अपना आर्टिकल्स बनाते हुए वो सारी बातें पूरी कर दी जो टेबल ए की हैं तो फिर आपके आर्टिकल्स चलेंगे। तो पॉइंट ये है कि टेबल ए फुल एप्लीकेबल अगर आप आर्टिकल्स को रजिस्टर ना करें सेपरेटली। टेबल ए उस हद तक एप्लीकेबल है जब तक आपने मॉडिफाई या एक्सक्लूड नहीं किया आपके आर्टिकल्स ने, और टेबल इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल अगर आपने स्पेसिफिकली उसको कह दिया कि वो 43 बातें छोड़ो, मैं ये 45 बातें सारी कवर कर रहा हूँ। तो आपके आर्टिकल्स अगर टेबल ए वाली बातें कर दें तो वो फॉलो होंगे, जो मिस कर दें वो टेबल ए से गाइडेंस ली जाएगी। डन। ये लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, क्योंकि बाकी कंपनियों के तो फॉर्मेट अलग है और वो उन्होंने अपने आर्टिकल्स बनाने ही होते हैं। लिमिटेड बाय शेयर के पास जब 2 ऑप्शन थी कि या टेबल ए या वो, तो वो चाहते ये हैं कि टेबल ए के ये कंटेंट्स पूरे ज़रूर हो जाए। तो जो कंटेंट आपने मिस कर दिया वो टेबल ए का फॉलो होगा, और जो आपने कवर कर दिया फिर आपने जो लिखा है अगर वो आर्टिकल वो उसके इसके कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं है तो वो फॉलो होगा। तो जो अनलिमिटेड या गारंटी लिमिटेड कंपनी जी जी, वो भी तो टेबल ए को फॉलो कर रही थी। नहीं किस कहाँ लिखा हमने ऐसा? जो एडिशनल में उनका नाम बताना था, मेंबर्स का केस ऑफ नॉट हैविंग कैपिटल। हाँ, और शेयर कैपिटल के केस में ये देखें ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ये 2 में से एक काम करेगी, और बाकी कंपनियां बाय लायबिलिटी कंपनी कितनी कैटेगरीज की थी? 3। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बाकी 2 क्या थी? तो कंपनियां हैं वो लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड। अब उसमें आगे से शेयर्स हो सकते हैं और नहीं हो सकते, बट उनके शेयर्स होने से वो लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं बन जाएंगे, वो एक इजाफी फीचर है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो बाकी कंपनियां वो अपने आर्टिकल्स खुद से रजिस्टर करवाएंगी, यानी खुद बनाएंगी और रजिस्टर करवाएंगी, और फिर गारंटी लिमिटेड अनलिमिटेड वो वाली जो बकाया कंपनी है उसका तो बता दिया। जो बकाया कंपनी है उनके आर्टिकल्स में या तो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल लिखो अगर आप शेयर कैपिटल वाली ये 2 कंपनियाँ हो, अगर आप शेयर कैपिटल वाली नहीं हो
तो नंबर ऑफ मेंबर्स बताओ। तो उसका टेबल ये बता दिया और इसमें एक छोटी सी गाइडेंस दे दी और बाकी कह दिया खुद बनाओ, लेकिन ये बस ये बात याद रखना। डन। सर बोरिंग पावर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आर्टिकल में? जी, बोरोइंग पावर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बोरोइंग अगर कुछ नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि आपके पास पावर है तो पावर है, लेकिन अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो हम उसको कर सकते हैं। चैप्टर 7 में जाएंगे तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि एक अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग का कॉन्सेप्ट होता है, बट वो यहाँ का नहीं है, वो उस चैप्टर का है। सर उसमें कोई किसी एक्सटेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर कंप्लीटली कर दी मतलब तो अगेन prohibited कर- मैं फिर से याद करा दूंगी, हम उस चैप्टर में जाके इस पर वाकई तसल्ली से बात करेंगे। यानी आपने अगर एक लिमिट लगा दी है या आपने कह दिया हम नहीं बोरविंग करेंगे, तो आपकी ये रूल फॉलो होगा कि हमने बोरविंग नहीं करनी। आपने अगर कुछ नहीं लिखा तो फिर अलाउड है। इम्प्लाइड पावर का मतलब है आप लिखो या ना लिखो कि हमारे पास पावर है, आपके पास पावर है, लेकिन अगर आप खुद से अपनी पावर रोक दो तो फिर पावर नहीं है। तो वो इम्प्लाइड का मतलब ये नहीं है कि मना भी होगा तो इजाज़त है, उसका है कि कुछ नहीं लिखा होगा तो इजाज़त है, इम्प्लाइड इजाज़त है। और अगर एक्सप्रेसली मना कर दिया तो वो इम्प्लाइड फारिग हो जाएगा, एक्सप्रेस सामने आ जाएगा। बहरहाल बात चैप्टर 7 की अब आपने खोल दी तो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर ली। क्लियर? आर्टिकल्स के बारे में हमने देखा। अब चेंज, यहाँ पे बोर्ड इस्तेमाल करने का टाइम हुआ चाहता है। मेमोरेंडम हमने पढ़ लिया, आर्टिकल्स पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में एक दो हल्की फुल्की डिस्कशन के बाद जो डिस्कशन रह जाती है वो नाम और मुख्तलिफ तरह की जो चेंज है वो हम उस पर बात करते हैं। मेमोरेंडम की क्लॉजेस, क्या क्या क्लॉजेस हैं मेमोरेंडम की? नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, लायबिलिटी क्लॉज, शेयर कैपिटल क्लॉज, अंडरटेकिंग क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्राइबर्स नहीं बदलते, बानी बानी रहते हैं। नया पाकिस्तान बन भी जाए तो भी बानी चेंज नहीं होंगे, बानी तो बानी है। अंडरटेकिंग, ये वो वादा है जो बताया ही उन्होंने था, तो जब बताया उन्होंने तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? ये भी चेंज नहीं होता। शेयर कैपिटल चेंज हो जाता है, चैप्टर 5 बताएगा। लायबिलिटी क्लॉज चेंज नहीं होती। लिमिटेड बाय शेयर में लिखा था लायबिलिटी इज लिमिटेड। अब 2 करोड़ शेयर कैपिटल हो या 2 अरब शेयर कैपिटल हो, लिखा यही होगा लायबिलिटीज, क्योंकि पेड अप कैपिटल तो आपने लिखा ही नहीं कहीं, तो लायबिलिटी चेंज नहीं होती। हाँ, कभी कभी कंपनी का स्टेटस चेंज हो जाता है। सेक्शन 46 से सेक्शन 50 तक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कंपनी अपने स्टेटस कैसे चेंज करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कोई भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर कंपनी लिमिटेड से अनलिमिटेड हुई, अनलिमिटेड से लिमिटेड हुई, इस तरह की कोई कन्वर्जन की, फिर ये क्लॉज चेंज होगी। क्लॉज क्या, पूरे की पूरा सब कुछ ही बदल जाएगा। तो फिलहाल हम अपने सिलेबस में ये अजम्पशन ले रहे हैं कि लायबिलिटी क्लॉज नहीं चेंज होती जब तक कि कंपनी पूरी ना बदल जाए। तो 3 चीज़ें बच गई, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, जिस पे इस चैप्टर में बात होगी। अब जब बात हो ही रही है तो मैं फ़ायदा उठा के एक दफ़ा तसल्ली से सारी बात कर लूँ। 2 चीज़ें होती हैं, 2 तरह के प्रोसेसेस डिफाइंड हैं। एक को मैं कहता हूँ स्मॉल प्रोसेस, और एक होता है बिग प्रोसेस। ये चीज़ याद रखेंगे तो ये इस चैप्टर की काफ़ी सारी बातें और एक आध आगे पीछे की बात भी जहन में रहेगी। छोटा प्रोसेस क्या होता है? कुछ चेंजेस के लिए लॉ आपको कहता है कि आप एक काम करें, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और स्पेशल रेजोल्यूशन उठा के रजिस्ट्रार को जमा करा दें। रजिस्ट्रार आपको एक कंफर्मेशन इशू करेगा कि हाँ भाई उसने आपकी चीज़ मौसूल पाई और आपका वो प्रोसेस हो जाएगा। यह है छोटा प्रोसेस। कुछ चीज़ों में लॉ कहेगा यहाँ छोटा प्रोसेस फॉलो होगा, कुछ जगह लॉ आपको कहेगा बड़ा प्रोसेस फॉलो होगा। बड़ा प्रोसेस क्या है? आप सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर आप ये स्पेशल रेजोल्यूशन लेके पहुंच जाएंगे एसईसीपी के पास। एसईसीपी से कहेंगे कि जी ये एक अहम चीज़ है, हमें इस पर अप्रूवल चाहिए आपकी। एसईसीपी अपने कुछ एक्शंस करेगा
वो एक्शंस ये होंगे कि वो क्रेडिटर से पूछेगा हाँ भाई आपको कोई मसला तो नहीं, कंपनी ऐसा करने जा रही है। वो मेंबर से पूछेगा आपको कोई मसला तो नहीं, कंपनी ऐसे चलना चाह रही है। कंपनी से मुलाकात करेगा और उसके बाद भी डिस्क्रिशन इन्हीं की होगी। जी सर वो आपको थोड़ा जो है ना रोकना पड़ेगा, थोड़ी एक बात है बड़ी ज़रूरी। एक बात है बड़ी ज़रूरी, मामला नाजुक है। हाँ जी, मैं ओए, प्लीज़ बता। इसमें भी कहानी यहाँ पे हमारी डिस्कशन हमारी जहाँ पे ब्रेक हुई थी, एक स्मॉल प्रोसेस और एक बिग प्रोसेस है। स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन एससीसीपी को जमा कराएं, एससीसीपी कुछ एक्शंस करेगा, क्रेडिटर्स मेंबर्स, फिर एससीसीपी कंपनी को और रजिस्ट्रार दोनों को बता देगा। वो कह देगा जी मैंने इसको जो है वो अप्रूवल दे दी है, ये इस तरह से होगा। रजिस्ट्रार अपने तौर पे जो एक्शन लेना होगा वो कर लेगा, और कंपनी अपने तौर पे कंफर्म होने के बाद रजिस्ट्रार से कहेगा कि हाँ भाई देखो अब तुम्हारे बड़े अंकल ने भी अप्रूवल दे दी है, अब तुम इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लो। और रजिस्ट्रार उसी तरह से कंफर्मेशन जारी कर देगा जैसे यहाँ पे उसने कंफर्मेशन जारी की थी। क्लियर? तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी लॉ में जिसमें छोटा प्रोसेस चाहिए होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें बड़ा प्रोसेस चाहिए होगा। छोटा प्रोसेस कहाँ चाहिए? अगर आप नेम में वॉलंटरी चेंज कर रहे हैं तो आपका छोटा प्रोसेस चाहिए। आप अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में नॉर्मल चेंज कर रहे हैं तो आपको छोटा प्रोसेस चाहिए। आप अगर आर्टिकल्स चेंज कर रहे हैं तो आपको छोटा प्रोसेस चाहिए। यानी हमारे सिलेबस में नेम का चेंज हो, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का एक नॉर्मल चेंज हो, इसमें वो ना हो कोई स्पेशल आप ऐसे लाइसेंस वाले बिजनेस की तरफ ना जा रहे हो, एक बस नॉर्मल एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में चेंज हो रहे हो, या आप आर्टिकल्स चेंज कर रहे हो, आपको तीनों में छोटा प्रोसेस फॉलो होगा। यानी स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को जमा कराएं, वो कंफर्म करेगा। बड़ा प्रोसेस हमारे सिलेबस में कहाँ इस्तेमाल होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की चेंज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जब चेंज होगी आप बड़े प्रोसेस की तरफ आएंगे। देन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में अगर ऐसी चेंज हो कि आप लाइसेंस एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस था कुर्सियां बनाना, आप चले गए बैंकिंग के काम में। बैंकिंग के काम का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लेना पड़ेगा फलाना, ऐसा काम जिसमें आपको लाइसेंस लेना पड़े अलग से, तो फिर अब वो चीज़ एससीसीपी का अप्रूवल बीच में आ जाएगा। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपने फर्नीचर से उठा के इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार वगैरह, ये छोटा प्रोसेस। लेकिन अगर आप एक ऐसे प्रोसेस में जाते हैं जो लाइसेंस एक्टिविटी है तो उसके लिए एससीसीपी इन्वॉल्व होगा, तो फिर आप छोटे नहीं बड़े प्रोसेस को करेंगे। किताब ने इन प्रोसेसेस की रेपिटेशन दिखाई है बार बार। जी अगर क्या क्या दोबारा बताइए। अगर वो कहते हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है और वो नहीं बताते, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि चेंज ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अदर देन गोइंग टूवर्ड लाइसेंस एक्टिविटी, उसका ये प्रोसेस है। तो जब वो खामोश हैं तो छोटा प्रोसेस बता के उन्हें बता दें कि ये इस तरह की चेंज के लिए है, और नीचे एहतियातन लिख दें कि देयर इज अ सेपरेट प्रोसेस फॉर अगर आप लाइसेंस एक्टिविटी की तरफ जाएं। क्या आप उन्हें बता दें मुझे पता है, लेकिन आपका सवाल खामोश है तो मैंने जवाब उतना दिया है जो मुनासिब है। ठीक है, देखिए चेंज होने से हवाले से हाँ कौन सी अल्टर नहीं हो सकती। अब देखें सब्सक्रिप्शन क्लॉज में बनियान है, इसने चेंज नहीं होना। लाइबिलिटी के बारे में अगर आप गौर से देखें तो मैंने काफ़ी इफ एंड बट के साथ कहा कि ये चेंज नहीं होनी, लेकिन ये भी बता दिया कि ये चेंज हो जाती है जब आपका पूरा स्टेटस चेंज हो रहा होता है। तो सब्सक्रिप्शन इज़ दैट थिंग जो नहीं चेंज होती। कन्फर्म लाइबिलिटी एक ख़ास जगह पे जब कंपनी की कन्वर्जन होती है किसी और तरह की कंपनी में, तो फिर पता है ये सेक्शन हमारे सिलेबस में डाल देते तो मुझे दिक्कत नहीं होनी थी। मैंने सिर्फ इनमें से कुछ चीज़ें यहाँ लिखनी थी, कुछ चीज़ें यहाँ लिखनी थी, या वो छोटे प्रोसेस से होती हैं या बड़े प्रोसेस से होती हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट जब पब्लिक बनती है छोटे प्रोसेस से बनती है, पब्लिक जब प्राइवेट बनती है बड़े प्रोसेस से बनती है। लिमिटेड बाय शेयर अनलिमिटेड होती है छोटे प्रोसेस से, अनलिमिटेड लिमिटेड बाय शेयर बनती है बड़े प्रोसेस से। तो कन्वर्जेंस की भी इसी तरह से हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। ये बात समझ आई? तो इन दो में बड़ा प्रोसेस इस्तेमाल होगा, इसके अलावा हमेशा छोटा प्रोसेस होगा। इंतहाई मज़े की बात है कि जो आपका शेयर कैपिटल का चेंज है वो भी छोटे प्रोसेस से होगा।
जो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज जो कि हमने चैप्टर 5 में देखना है वो भी छोटे प्रोसेस से चेंज होगा। तो अगर आपने ये चीज़ सोच ली ना तो फिर किताब के बार बार अलग से रिपीटेड लाइंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा बड़ा प्रोसेस याद कर लें, छोटा प्रोसेस तो है ही बिल्कुल छोटा सा, और फिर आप देख लें कि कौन सी जगह पे उन्होंने क्या पूछा, आप उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ आ रही है? इंतज़ामिया ने जज्बाती होकर चैप्टर 5 ओपन कर दिया, उन्होंने कहा ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद चैप्टर 5 शुरू हो रहा होगा। अब इसमें जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि इन छोटे और बड़े प्रोसेस के अलावा कुछ खास बात है। नेम में मैंने आपको बताया वॉलंटरी चेंज इस तरह से होती है, लेकिन एक दूसरी चेंज भी है, उसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ चेंज का मतलब है नाम ठीक करवा रहे हैं। एक तो चेंज है, स्पेशल रेजोल्यूशन, रजिस्ट्रार का अप्रूवल, कहानी खत्म। रेक्टिफिकेशन का मतलब है आपका नाम गलत था, आप उसकी तस्हीह करना चाह रहे हैं। आप एक गलत नाम से रजिस्टर हो गए थे, आप उसे ठीक करना चाह रहे हैं, या आपका नाम पहले ठीक था, अब अचानक से कोई कानून में ऐसी चेंज आई है कि आपका नाम अजीब सा हो गया है, या आपको पता लग गया या उनको पता लग गया, वो आपसे कहेंगे नाम चेंज करो। जब वो हुक्म जारी करेंगे आपको तो आप उनके हुक्म के 30 दिनों में आपको नाम चेंज करना होगा। और अगर आप खुद उन्हें बता देते हैं भाई हमारे नाम में मसला है, तो आपसे कहेंगे अच्छा भाई फिर इस नाम को बदल लो, आप वो नाम बदल लेंगे। अगर उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि नाम चेंज करो और आपने चेंज नहीं किया और टाइम गुजर गया, तो वो कहते हैं उसके बाद फिर रजिस्ट्रार अपनी पसंद से कोई भी आपका नाम लिख देगा रजिस्टर में, और आप उस नाम से आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो अगर आप बचना चाहते हैं किसी भी XYZ नाम से, तो फिर जो है इसमें वो कर लें कि ख़ुद से उनकी डायरेक्शन को फॉलो करें और उस टाइम लिमिट के अंदर जो है वो आप सही से इसको कवर कर दें। डन? अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन जब आई तो यहाँ पे वो चैप्टर 1 की वो स्लाइड जिसने स्पेशल और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का फर्क बताया था। स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें कम से कम 3/4 यानी कि 75% ऑफ द मेंबर्स मीटिंग में जो मौजूद है उनका 75% अगर ओके कर दें एक डिसीजन को तो स्पेशल रेजोल्यूशन है। कम से कम इसके लिए 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है और नोटिस में बताना पड़ता है कि क्या होगा। फिर मीटिंग में जो खुद आए, फिजिकली आए, अपने वोट भेज दिए, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आए, किसी भी तरीके से जो लोग मीटिंग में आए हैं उनका 75% ओके कर देगा तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। 21 दिन की रिक्वायरमेंट भी रिलैक्स हो सकती है अगर कंपनी के सारे मेंबर, छोटी कंपनी 6-7 मेंबर्स हैं, सारे कह देते हैं यार छोड़ो 21 दिन क्या अभी कर लेते हैं। तो अगर 100% मेंबर्स मान जाएँ तो 21 दिन की रिक्वायरमेंट छोटी हो सकती है। तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है जो सिंपल मेजॉरिटी से होती है 50%, या आप अपने आर्टिकल्स में वो मेजॉरिटी अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो 50% वो सिंपल मेजॉरिटी है। नाम चेंज होगा तो आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? नाम चेंज होने के बाद आपके पुराने नाम से जो चीज़ें चल रही थी वो नए नाम पे हो जाएंगी। आपके लीगल केसेस, आपके सारे मामला जो पुराने नाम पे थे वो ऑटोमेटिकली नए नाम पे आ जाएंगे। आपका एक जो पुराना नाम और नया नाम है आपको उसको साथ साथ डिस्प्ले करना होगा। 90 दिन तक आप उसको दिखाएंगे कि ये हमारा पुराना नाम था, ये नया नाम, ताकि एकदम से आपका नाम चेंज देख के लोग कंफ्यूज ना हो जाएं और उनको ये ना हो कि शायद कंपनी भाग गई या पता नहीं हमारे साथ फ्रॉड हो गया किस तरह से करके। तो पुराना नया नाम साथ साथ दिखाते रहेंगे 90 दिन तक। और आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा जिस पर लिखा होगा कि ये कंपनी जो ओरिजिनली इस नाम से होती थी अभी ये इस नाम से ऑपरेट कर रही है। और आपके लीगल केसेस, बाकी सारे मामलात, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली नए नाम पे शिफ्ट हो जाएंगे। रिवाइज करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट आप आहिस्ता आहिस्ता तो रिवाइज करेंगे, लेकिन जब तक आप रिवाइज नहीं भी करेंगे वो एज्यूम किया जाएगा कि वो नए नाम पे है। यानी कानूनी एतबार से ऐसा नहीं होगा इतना नाम चेंज हुआ अचानक से जनाब को बंदा आके केस कर दे ये तो ज़मीन इसकी है नहीं तो फलाना कंपनी के नाम पे है। तो नाम चेंज होने से कानूनी तौर पे सारी चीज़ें नए नाम पे शिफ्ट हो गई, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में उसको मैनुअली इंदराज कराते जाएंगे। लेकिन अगर आपने इंदराज नहीं भी कराया तो कानूनी तौर पर आप कह सकते हैं भाई आपको अदालत से नोटिस आया, नोटिस पुरानी कंपनी के नाम पे है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हम अदालत में जाएंगे नहीं। वो पुरानी कंपनी का नोटिस बेसिकली नाम चेंज हुआ है तो कंपनी वही, तो वो नोटिस, वो सारी चीज़ें, वो तमाम मामलात नए नाम पुराने नाम सेम चलते रहेंगे। डन? नेम की पब्लिकेशन की वाली बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी कि कंपनी का नाम शाम वगैरह लिखा होगा। जी सर, जो पुराने नाम पे फिक्स्ड एसेट हमने बाय की जी तो वो फिर हमें खुद जाके चेंज करवाने, हमें अल्टीमेटली चेंज करवा लेने चाहिए अगर कहीं लीगल कोई मसला बन जाए। और बन जाए तो पुराना नाम भी अगर आ रहा है तो कानूनी तौर पे हम प्रोटेक्टेड हैं।
कंपनियां एहतियातन कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जब जब रिवाइज हों, जब जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिन्यू हो, जब जब किसी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो, तो बेहतर है कि वो नए नाम से हो। डन। पब्लिकेशन से रिलेटेड, रजिस्टर ऑफिस से रिलेटेड हमने बात की थी। अब अल्ट्रेशन रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में उन्होंने प्रोसेस दिया हुआ है, फिर मेमोरेंडम में क्या चेंज होगी, किस तरह से होगी, फिर ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की चेंज किस तरह से होगी, ये सारी बातें यहाँ तक हमने पढ़ी हुई हैं। आर्टिकल्स में एक स्पेशल बात, जैसे नाम में स्पेशल बात थी ना, ऐसी आर्टिकल्स के चेंज में एक स्पेशल बात है कि अगर आपका आर्टिकल्स का चेंज ऐसा हो कि किसी खास ग्रुप के राइट्स मुतासर हो रहे हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कंपनी में 90% हो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और 10% हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और 90% लोगों को इस बात का बड़ा दुख होता हो कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड क्यों मिलता है। और डिविडेंड क्यों मिलता है? क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। आर्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन से। कितनी मेजॉरिटी चाहिए? तो ये 90% लोग इकट्ठे होकर 75% मेजॉरिटी इस्तेमाल करके और आर्टिकल्स चेंज कर दें और उनका डिविडेंड रोक दें। तो उन्होंने कहा इस तरह से नहीं होगा। अगर कोई चेंज किसी खास ग्रुप ऑफ मेंबर्स के राइट्स को अफेक्ट कर रही है तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन तब तक नहीं पास होगी जब तक कि उस ग्रुप के भी उस ग्रुप के भी 3/4 मेजॉरिटी उसको ओके ना कर दे, अफेक्टेड क्लास। और उसके बाद अगर उनको फिर भी जुल्म लगे तो वो अदालत के पास जा सकते हैं। ये हम अगले चैप्टर में इसके साथ पढ़ रहे होते हैं। फिर छोटी छोटी सी जनरल प्रोविजन है। एक्ट मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह को ओवरराइड करता है। मेमोरेंडम आर्टिकल में एक्ट के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी मेंबर अगर पैसे दे के मांगना चाहें तो आप उनको देंगे। ये टेबल, वो जो फर्स्ट कैजुअल है उसमें कौन कौन सा टेबल कौन कौन से फॉर्मेट के लिए टेबल है? आर्टिकल्स है, लिमिटेड बाय शेयर का टेबल भी मेमोरेंडम है। टेबल सी में आर्टिकल मेमोरेंडम इस कंपनी का फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट है। अब ये रट्टे वाली चीज़ है। लॉ एंड गवर्नेंस, ये चैप्टर 1 वाली स्लाइड थी जो मैंने वहाँ रोक ली थी। कंपनियों का रेलेवेंट लॉ कंपनीज एक्ट है, लेकिन जो इंटरनल उनके लॉ हैं वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं। मेमोरेंडम आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल्स आपके बायलॉज हैं, और कंपनीज एक्ट वो मेन लॉ है जो आपको गवर्न कर रहा है। मेंबर की डेफिनेशन, मेंबर किसे कहते हैं? सब्सक्राइबर हमेशा मेंबर होते हैं, और बाद में आने वाले जो लोग हैं वो मेंबर कब बनेंगे? हैविंग शेयर कैपिटल में शेयर्स खरीदने होंगे उन्हें और अपने नाम पे करवाने होंगे, रजिस्टर में इंदराज कराना पड़ेगा। और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में एग्री करना होगा कि मैं मेंबर बनना चाहता हूँ और रजिस्टर में इंदराज कराना होगा। तो सब्सक्राइबर हमेशा मेंबर्स होंगे, और उसके अलावा हैविंग शेयर कैपिटल में जिनको शेयर्स मिल गए, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में जिसने एग्री किया और जिनका नाम रजिस्टर में लिखा होगा। तो सब्सक्राइबर हमेशा मेंबर्स हैं। सब्सक्राइबर के बाद और कौन कौन लोग मेंबर हैं? हैविंग शेयर कैपिटल कंपनियों में जो शेयर्स रखता है एंड जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में जो एग्री करता है कि मैं मेंबर बनना चाहता हूँ और कंपनी वाले भी एग्री करके रजिस्टर में उसका नाम डाल देते हैं, वो मेंबर बनेगा। डन। शेयर कैपिटल में मतलब शेयर्स एक्वायर करने, शेयर ले लिए। देखें, एक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, उसमें एक मेंबर है, उसने अपने शेयर किसी को बेच दिए, लेकिन जिसको बेचे उसने इंदराज नहीं कराया अपना नाम अभी तक, तो वो मेंबर नहीं बना। वो शेयर होल्डर बना है, मेंबर नहीं बना। शेयर होल्डर का मतलब है हर वो शख्स जिसके पास शेयर है। मेंबर का मतलब है कंपनी के मालिक। तो हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं है। जो शेयर होल्डर अपना नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर करवा देगा, फॉर एग्जांपल मैं शेयर खरीदूं 4 दिन बाद बेच दूं, मेरा इरादा कंपनी का मेंबर बनने का ही ना हो, मैंने सिर्फ शेयर्स में खेलना था, तो मैं मेंबर नहीं कहलाऊंगा। मेंबर वो वाला शेयर होल्डर कहलाएगा जिसने कंपनी के रजिस्टर में एंट्री करवा दी होगी। सर आजकल तो ऑटोमेटिकली उसका नाम इंटर हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप सीडीसी में डील कर रहे हैं या किस तरह से डील कर रहे हैं। सीडीसी में भी इतनी जल्दी ये सारा प्रोसेस नहीं होता। कंपनी को जब अपने मेंबर्स को ख़त भेजना होता है, कंपनी उस वक्त सीडीसी से पूछती है कि इस वक्त आपके पास कौन है। तो जो सीडीसी के रिकॉर्ड में उस वक्त आ रहा होता है बंदा, वो मेंबर कहलाता है। तो वो बदलते रहते हैं। चैप्टर 5 की तरफ आते हैं। छोटा सा एक चैप्टर हमारा बीच में, लें जी, शेयर कैपिटल। मतलब इतने बड़े बच्चों को ये वाली बात बताते हुए थोड़ी सी ज़रा अजीब शर्मिंदगी सी हो रही है। मतलब धक्के से एक चैप्टर बना दिया, और ख़ासतौर पे वो लोग जो MFA तक पहुंच गए हैं, वो लोग जो कि FR2 दे के बैठे हुए हैं या FR2 का उन्हें पता है, तो उनको किताब बड़ी बेसिक बात बताना चाहती है। वो कहते हैं कि जी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो शेयर सर्टिफिकेट से रिप्रेजेंट होते हैं। शेयर कैपिटल में शेयर को कहते हैं। शेयर की ऑफिशियल डेफिनेशन है शेयर इज़ अ शेयर इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में शेयर को कहते हैं।
तो शेयर कैपिटल कंपनी जो है वो रिप्रेजेंट होती है शेयर से। शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, जो इसको खरीदेगा उसका मालिक बन जाता है, आप इसे बेच सकते हैं, और जो इसको खरीदेगा और नाम अपना कंपनी में इंदराज करा देगा वो मेंबर भी बन जाएगा। शेयर्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, ये किसी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट पे लिखे हुए आ रहे होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डाटा एंट्री होती है सीडीसी के सिस्टम में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम में ऑनलाइन, इसको हम कहते हैं बुक एंट्री सिक्योरिटी। तो शेयर फिजिकल सर्टिफिकेट फॉर्म में भी हो सकता है और बुक एंट्री फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे। शेयर कैसे इशू होंगे, क्या सर्टिफिकेट होगा, क्या अदर मैटर्स होंगे, उन्होंने कहा हम बता देंगे। तो इंशाल्लाह जब वो बता देंगे तब हम उसको देख लेंगे। अभी उन्होंने हमारे सिलेबस में हमें कुछ भी नहीं बताया। हर शेयर का अपना एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, शेयर फुल पे होना चाहिए, किसी बंदे ने उधार नहीं करना। फिर किताब को ख्याल आया कि आपको ऑथराइज और पेड अप कैपिटल का फ़र्क बता दे। क्योंकि ऑथराइज कैपिटल वो होता है जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल होता है, इशूड एंड पेड अप कैपिटल जो कि एक्चुअल में इशू किया, कंपनी ने पे किया, नॉर्मली फेस वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा होता है। कंपनी की लायबिलिटी इशूड कैपिटल होती है या ऑथराइज्ड? इशूड। तो ये आपको पता है क्योंकि आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, आम लोगों को नहीं पता। तो उन्हें कह दिया अगर आपकी कंपनी की किसी भी एडवर्टीजमेंट में किसी भी जगह कंपनी की ऑथराइज कैपिटल का जिक्र है तो उस एडवर्टीजमेंट में, उस जगह, उस नोटिस में, उस इश्तिहार में आप पेड अप कैपिटल भी उतने ही प्रोमिनेंट तरीके से दिखाएंगे। एक कंपनी के अंदर एंटर हो रहे हैं, बाहर दीवार पे इतना बड़ा लिखा हुआ ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़, तो उतने ही बड़े फॉन्ट में बताएं कि पेड अप कैपिटल कितना है, क्योंकि एक आम आदमी ऑथराइज और पेड अप का फ़र्क नहीं मानता, जानता नहीं है। तो वो 10 करोड़ कैपिटल देख के सोचेगा कंपनी की लायबिलिटी 10 करोड़ है, हालांकि उसका पेड अप कैपिटल चाहे 1 करोड़ हो। तो अगर आपने कहीं ऑथराइज कैपिटल किसी अपने एडवर्ट नोटिस किसी जगह मेंशन किया तो उतने ही इक्वली कॉन्स्पिशियस लेटर और इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन में, उतने ही वाजे जल्ली और जगमग आते हुए हरूफ के साथ आपने अपना पेड अप कैपिटल भी बताना है, ताकि एक आम यूज़र को धोखा ना हो। मैं वो चीज़ें स्किप कर रहा हूँ कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसके इस लेवल की फ़ाइन होगा, उसके ऊपर हम बात नहीं करें। फुली पेड शेयर्स होने चाहिए। शेयर्स में अब उधार नहीं होता। 1984 के बाद से जो शेयर इशू हुआ है वो उसमें पैसे पुराने ज़माने में उधार होता था, तो शेयर फुली पेड होना चाहिए। नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू को कहते हैं, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, एक ही चीज़ के कई नाम है। और मार्केट वैल्यू है कि वो मार्केट में कितने रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसके फ़र्क हमें देखने की ज़रूरत तो नहीं। फिर लॉ ये कहता है कि कंपनी के कई काइंड के शेयर कैपिटल हो सकते हैं और हर काइंड में अलग अलग क्लासेस हो सकते हैं। कंपनी की कई किस्म के शेयर कैपिटल हो सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अल्फा शेयर कैपिटल, बीटा शेयर कैपिटल, जो मर्जी कैटेगरीज बना सकते हैं। फिर हर काइंड के अंदर फर्दर क्लासेस हो सकती हैं। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल, इरिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर उस तरह वाले, ऑर्डिनरी शेयर उस तरह वाले, आप ये सब कर सकते हैं। तो लॉ ये कहता है कि कंपनी की डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर कैपिटल और हर शेयर कैपिटल की काइंड में डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। और एक से ज़्यादा काइंड ऑफ शेयर कैपिटल आपका तभी हो सकता है जब आप अपने ऑथराइज कैपिटल में भी कैटेगरीज बना दें। तो अगर आपकी कंपनी में 3 तरह के कैपिटल हैं तो आपका ऑथराइज कैपिटल भी 3 तरह के कैपिटल में देखना चाहिए। तो ऑथराइज की वो डिस्क्रिप्शन भी चेंज होगी और उसी हिसाब से पेड अप की भी डिफरेंट होगी। अब जब काइंड और क्लासेस का जिक्र आता है तो ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर का फ़र्क बताने की कोशिश करती है किताब, जो कि आपको अच्छी तरह से पता है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता। इसी तरह से डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, पहले इनको डिविडेंड मिलता है, फिर ऑर्डिनरी वालों की बारी आती है। और इनके अगर को पुराने रहते हैं तो पहले वो क्लियर होते हैं, अगर वो क्यूमुलेटिव है वो भी एक कैटेगरी है। वाइंडिंग अप हो तो पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, बाद में ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी क्यों खरीदते हैं लोग? ना वाइंडिंग अप में आपको पहले पैसे मिल रहे हैं, ना डिविडेंड आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, इनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, एक डिफाइंड 5%, 8%, 10%। प्रॉफिट ज़्यादा हुए तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा डिविडेंड भी मिल सकता है। अच्छा, कंपनी बंद हुई तो इनको अपनी फेस वैल्यू वापस मिलेगी प्रेफरेंस वालों को। अब कंपनी 2 अरब के असासों पे बंद हुई है तो इनको 4 करोड़ दे के बाकी सारा मेंबर्स में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कंपनी 5 लाख रुपए पे बंद हुई है तो हो सकता है सिर्फ प्रेफरेंस वालों को ही दे सकें और ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म गेम खेलता है, वो वोटिंग पावर में आता है, वो बड़ी गेम खेलता है, उसको रिटर्न्स बेहतर मिलते हैं, लेकिन वो रिस्क भी ज़्यादा बड़ा ले रहा होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो कहता है कि बस मैं लोन की तरह पैसे दूँ और मुझे एक फिक्स डिविडेंड आता रहे और मैं बहुत ज़्यादा ख़तरा ना लूँ। तो लोग, इस तरह के लोग जो डेट को पसंद करते हैं और वो इक्विटी की तरफ आना चाहते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ आ जाते हैं, अदरवाइज जो है वो ऑर्डिनरी शेयर। इतने अकीदत और एहतराम से हम आपको बताते हैं ये सारी बातें, अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं, पाकिस्तान में ना होने के बराबर प्रेफरेंस शेयर्स हैं। शायद आज की डेट में 3 या 4 ऐसी कंपनियाँ होंगी पूरे पाकिस्तान में जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। और एम ही पता नहीं हम क्या उसके रूल्स और रेगुलेशन और वो सारा कुछ है। प्रैक्टिकली, चूँकि प्रैक्टिकली ये डेट के इतना करीब है कि ये डेट बन जाता है तकरीबन, तो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। बाहर के मुल्कों में प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स बताए जाते हैं, यहाँ वो सारे रूल अप्लाई नहीं करते। जब अप्लाई नहीं करते तो इसमें और डिबेंचर में ना होने के बराबर फ़र्क रह जाता है। और डिबेंचर फिर सिक्योर्ड होता है, ये सिक्योर्ड भी नहीं होता।
तो लोग इस तरफ प्रेफरेबली पाकिस्तान में नहीं आते। खैर वो पाकिस्तान का मसला है, हम तो अपना लॉ पढ़ें। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, इसकी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं, क्लासेस। क्यूमुलेटिव का मतलब है एक साल डिविडेंड नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं था, अगले साल पिछले साल का प्रॉफिट जोड़ के मिल जाएगा। और नॉन क्यूमुलेटिव होगा तो जिस साल प्रॉफिट है मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट नहीं है नहीं मिलेगा। रिडीमेबल भी हो सकता है, काबिल वापसी भी हो सकता है और नाकाबिल वापसी भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कंपनी इशू करे बाद में वापस ले ले, और ऐसा भी हो सकता है कंपनी ने वंस इशू कर दिया तो वो कंपनी वापस नहीं ले रही। इसमें कन्वर्टेबल भी हो सकता है और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल जो कुछ अरसे बाद कुछ कंडीशंस पूरी होने पे ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाए। फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशन 2020 हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, उन्होंने इसका पूरा तरीका बताया कन्वर्जन का। डिफरेंट क्लासेस ऑर्डिनरी की कैसे हो सकती हैं, अलग अलग वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। भाई इन लोगों को ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं, इनको कम, इनको डिविडेंड मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, इनको आधा डिविडेंड मिलेगा, इनको पूरा डिविडेंड मिलेगा। पेड अप शेयर कैपिटल का डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है, ये लेंगे 100 के शेयर लेकिन वोटिंग पावर 50 की होगी, ये 50 के शेयर लेंगे वोटिंग पावर 100 की होगी। अगर सारे मानते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स में चेंज कर लेते हैं तो ये सब अलाउड है। अब ये कैटेगरीज, ये सारा कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिएशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी कि आर्टिकल्स चेंज करना पड़ेंगे। छोटा प्रोसेस फॉलो करेंगे और फिर हमने बात पढ़ी थी कि अगर किसी खास ग्रुप के राइट्स मुतासर हो रहे हैं तो 3/4 उससे भी अप्रूवल लेंगे। फिर भी ये लोग उठ के अदालत में जा सकते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। अगर दो में से एक बात साबित कर देना, नंबर 1 कंपनी ने कुछ चीज़ें छुपा ली थी और हमसे धोखे से अप्रूवल ले ली। नंबर 2 अगर वो कहते हैं कि जी इस चेंज से हमें तकलीफ पहुंच रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, तो अदालत जज्बाती होकर इस डिसीजन को रिवर्स करवा सकता है और फिर वो रजिस्ट्रार के पास फॉरवर्ड होगा और ये जो आपने डिसीजन पास किया था शेयर की कैटेगरी की राइट चेंज करने का, वो रिवर्स हो जाएगा। देन इसी तरह से एक और सेक्शन जिसकी मेन बात हमें पता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज चेंज करने का प्रोसेस। एक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके छोटे प्रोसेस को फॉलो करके अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज को चेंज कर सकती है। 4 चेंजेस हो सकते हैं, टोटल शेयर कैपिटल इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, फेस वैल्यू कंसोलिडेट हो सकती है, सब डिवाइड हो सकती है। टोटल इंक्रीज का मतलब है पहले 700 मिलियन शेयर्स थे, अब आपने 800 मिलियन शेयर कर दिए, 900 मिलियन शेयर कर दिए। पहले 7 बिलियन का शेयर कैपिटल था, आपने 9 बिलियन का ऑथराइज कैपिटल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसे कम भी कर सकते हैं, कम कितना कर सकते होंगे, पेड अप तक, पेड अप से नीचे नहीं जा सकते, तो डिक्रीज उस अमाउंट तक कर सकते हैं जो अभी तक पेड अप नहीं हुए, वहाँ तक आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं। कंसोलिडेट या सब डिवाइड भी कर सकते हैं। कंसोलिडेट का मतलब है फेस वैल्यू बढ़ा दें, 10-10 रुपये के 2 शेयर जोड़े, 20 रुपये का 1 शेयर बना दिया, आप ये भी कर सकते हैं। आप 10 के शेयर को कैंची लगाई और 2 छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड। तो शेयर्स नॉर्मली पाकिस्तान में 10 रुपये के होते हैं, लेकिन 10 रुपये का रूल नहीं है। कोई कंपनी 100 रुपये का, 1000 रुपये का, 500 का, 70 रुपये का, जितनी मर्जी फेस वैल्यू का शेयर रख सकती है। फिर ये फेस वैल्यू कभी भी बढ़ानी हो, कभी भी कम करनी हो, आप स्पेशल रेजोल्यूशन इस प्रोसेस को फॉलो करके उसको डिवाइड, कंसोलिडेट, ये सारा काम कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में अगर आपको कुछ नए शेयर्स बनाने पड़े तो नए शेयर्स की भी वही राइट्स होंगे जो कि पुराने शेयर्स के हैं। आपने 10-10 के शेयर 5-5 में तोड़े, कंपनी की 70 मिलियन शेयर्स तब आपके 140 मिलियन शेयर्स हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि नए शेयर्स जो बाद वाले हैं, जो कैलकुलेशन से बने, उनके राइट्स डिफरेंट हों और पीछे वालों के डिफरेंट, स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल होंगे पहले और बाद में। कंसोलिडेशन या सब डिवीजन की वजह से जो भी प्लस माइनस हुआ है शेयर्स में, उनके राइट्स उसी तरह से वैलिड रहेंगे। फेस वैल्यू बाय लॉ कुछ भी नहीं है, ये एक गुड प्रैक्टिस है। 10 रुपये पाकिस्तान में एक बेस्ट प्रैक्टिस है। जिस वक्त यूनिलीवर का बायबैक हो रहा था उस वक्त 1000 रुपये उनका फेस वैल्यू था। तो मतलब ये सिर्फ आपको बता दिया जाता है अकाउंटिंग के सवालों के लिए कि ये 10 रुपये ही होता है हमेशा, ताकि आप लोग ज़्यादा ना सोचें। लेकिन कानून, ये देखें, ये कानून इवन आपके अपने सेट किए हुए फेस वैल्यू को कम ज़्यादा करने की ऑप्शन दे रहा है कानून। तो टिपिकली 10 रुपये होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड ना रूल है ना ये लाजमी है। सर जब हम कंसोलिडेट या सब डिवाइड कर रहे हो जी जी, तो हमारे पेड अप के बराबर होना चाहिए, उससे भी नहीं, असल में पेड अप से हम ऊपर ही होते हैं ऑथराइज में, या बराबर होते हैं। आप सब डिवाइड या कंसोलिडेट भी करेंगे तो आप उससे नीचे नहीं जा सकते। कैसे? कंपनी का शेयर कैपिटल था 10 लाख शेयर्स, 10 रुपये का शेयर था, 20 लाख रुपए ऑथराइज कैपिटल था 10-10 रुपये के हिसाब से, आपने जोड़ दिए, 20-20 रुपये का 1 शेयर कर दिया। अभी कंपनी के 10 लाख कैपिटल वो था, सॉरी एग्जांपल ही थोड़ी सी ख़राब हो गई, एग्जांपल सीधी करते हैं, 1 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से, तो 10 लाख शेयर कैपिटल हो गया। आप इसे कंसोलिडेट करते हैं, आप कहते हैं 10 रुपये का नहीं 20 रुपये का शेयर होगा, तो अब नंबर ऑफ शेयर 50,000 हो जाएंगे, 1 लाख नहीं रहेंगे। जवाब वहीं पे आ जाएगा। इसी तरह से आपने तोड़ा, 10 रुपये को 5-5 रुपये कर दिए, अब आपके 2 लाख शेयर हो जाएंगे,
5-5 रुपये के हिसाब से टोटल सेम रहेगा। इसीलिए नंबर ऑफ शेयर प्लस माइनस होंगे तो उनमें कॉस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे आगे आपकी फेवरेट स्लाइड थी। ठीक है जी। असल में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं चेंज होती जब सिटी चेंज होता है। आपने क्या लिखा था, हम पंजाब में रजिस्टर हुए हैं, अब लाहौर से उकाड़ा चले जाएं, क्या लिखेंगे, हम पंजाब में रजिस्टर। तो क्लॉज नहीं चेंज होती, सिर्फ शहर एक प्रोविंस में चेंज हो रहा है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। वो सिर्फ हाँ, यानी कि वो क्लॉज की चेंज नहीं है, वो एक शहर की चेंज है। तो वो अगर सिर्फ एड्रेस चेंज हुआ है 15 दिन में बता दें, शहर चेंज हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, क्लॉज चेंज हुई है बड़े प्रोसेस की तरफ आ जाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये डिपेंड करता है कि कंपनी के क्या राइट्स हैं, कंपनी ने क्या रूल्स रखे हैं शेयर से रिलेटेड। डन, ठीक हो गया जी। और मैं सिंबॉलिकली बाहर से घूम के आ जाऊं ताकि लगे कि अगली क्लास शुरू हो गई है।